Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग। माय नेम इज़ मनीषा बलहरा और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जितने भी करंट अफेयर्स अगस्त 2020 में रहे थे उसका हम लोग पार्ट 1 डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे जहाँ पर भी आप हो, है ना। थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखना और औरों का भी ख्याल रखना, साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस सेशन में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिगार्डिंग दी अगस्त 2020 करंट अफेयर्स। ओके, चलो फर्स्ट है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट। देखो बेसिकली ये रिपोर्ट है तो हमें ये देखना है इसके रिगार्डिंग कि तो ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है, साथ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजिंग दिस रिपोर्ट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रिपोर्ट। ठीक है, एक तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप नाम से ही देखो इसके कि भाई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसका मतलब एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी सिटीज़ इंडिया में हैं उनको डिपेंडिंग अपॉन देयर क्लीनलीनेस हम लोगों ने रैंक दिया है। ठीक है, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि भाई ये किसने रिलीज़ करी है। तो दिस इज़ रिलीज्ड बाय दी महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये रिलीज़ इसने किया है, लेकिन रिलीज़ करने से पहले जो सर्वे कंडक्ट किया जाता है कि भाई किस बेसिस पर आप बोलोगे कि ये जो शहर है वो सबसे सुंदर है, सबसे स्वच्छ है, या फिर दूसरा शहर सबसे स्वच्छ नहीं है। ठीक है, तो जो सर्वे है, सर्वे इज़ कंडक्टेड बाय द QCI, दैट इज़ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सर्वे करता है QCI, रिपोर्ट रिलीज़ करता है महुआ। और किस बेसिस पर रिपोर्ट रिलीज़ करेगा ये कुछ इसके एरिया ऑफ इवैल्यूएशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है दैट इज़ 40% हैज़ बीन गिवन टू द वेस्ट कलेक्शन, स्वीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जितना भी घरों से कचरा निकल रहा है, हॉस्पिटल से बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकल रहा है, जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करके छोड़ देते हैं उसको कलेक्शन करना, उसको इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट करना उसकी प्रॉपर जगह पर, और फिर उसको मैनेज करना। तो जितने भी ये काम हैं अगर किसी सिटी में बहुत अच्छे तरीके से होते हैं तो उसको वेटेज मिलती है 40% कि भाई हाँ इस सिटी ने अच्छा काम किया है। ठीक है, जो अगर नेक्स्ट वेटेज की बात करें तो ये है आपका 30%, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो वेस्ट है उसकी प्रोसेसिंग और डिस्पोजल जो करता है ना, कि भाई आपने जितना भी वेस्ट कलेक्ट तो कर लिया बट आप उसका करोगे क्या आप उसको प्रोसेस करके उसको कोई और चीज़ में कन्वर्ट कर दोगे जिससे आप उसको कहीं और यूज़ कर सको, है ना, या फिर आप उसको डिस्पोज ही कर दोगे एज इट इज़ कि भाई हमें ये चाहिए ही नहीं है, बस इसको ख़त्म करो। तो अगर कोई सिटी ऐसा काम कर रही है तो 30% वेटेज है कि उसका रैंक इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, 20% वेटेज है गिवन टू दी ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री। मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए वो शहर, और जो टॉयलेट्स का यूज़ लोग करते होने चाहिए। तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है किस सिटी में तो उसको 20% वेटेज मिलेगी और उसका रैंक अच्छा हो जाएगा। बाकी जो 5% बचे हैं हमारे, फर्स्ट 5% हैज़ बीन गिवन टू द बिहेवियरल चेंज। क्योंकि हमें पता है कि यार शहरों में तो नॉर्मली टॉयलेट्स का यूज़ लोग करते हैं, लेकिन गाँव में अभी भी जो ओपन डेफिकेशन की प्रोसेस चलती है तो उनका ये बिहेवियरल चेंज ही नहीं हो पाया अब तक कि दे शुड यूज़ टॉयलेट्स। तो जिस भी सिटी में ड्यूरिंग कैंपेन्स, ड्यूरिंग अवेयरनेस ड्राइव्स लोगों में हम लोग ये चेंज कंडक्ट कर पाए हैं, दैट उस शहर को हम लोग 5% की वेटेज के हिसाब से रैंक में बढ़ोतरी कर देते हैं। और जो बाकी बचा हुआ है 5%, दैट इज़ द कैपेसिटी बिल्डिंग ई लर्निंग पोर्टल। जितना भी स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आपने कोई भी काम किया है आपने उसको वेबसाइट पर रिलीज़ करना है कि भाई इतने दिन में हम लोगों ने इस जगह पर ये चीज़ें डिप्लॉय करी हैं, लोगों को हमने अवेयर करने के लिए ये पोर्टल चलाए हैं, हमने इस तरीके से लोगों को मैसेजेस भेजे हैं। तो जितनी भी ज़्यादा आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाओ लोगों की, आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की या फिर पंचायत की, तो उस शहर को भी 5% उसमें वेटेज मिलती है। तो आपको ये वेटेज ध्यान रखनी है, खास करके ये 3, वेस्ट को कलेक्ट करना, वेस्ट को डिस्पोज या प्रोसेस करना, और या फिर जो टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन या फिर उनका जो यूसेज है। ये 3 तो आपको कम से कम याद रखने ही रखने हैं क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, तो रिलीज़ कौन करता है, महुआ रिलीज़ करता है। सर्वे कौन करता है, QCI करता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस साल मिनिस्ट्री ने ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हर सिटी को उसकी कैटेगरी में रखा है
कि भाई एक हमने जैसे कैटेगरी बना ली कि एक कैटेगरी है आपकी ऐसी सिटीज़ जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उन कैटेगरीज ऑफ सिटी में कौन सी टॉप पर है, कौन सी बॉटम पर है। एक ऐसी सिटी जिसमें लोग 5 लाख से नीचे रहते हैं, तो उसमें कौन टॉप पर है, उसमें कौन बॉटम पर है। ठीक है, तो ऐसी कैटेगराइजेशन के हिसाब से महुआ ने ये रैंकिंग रिलीज़ करी है एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। पहले क्या होता था, पहले ओवरऑल रैंकिंग्स मिलती थी, पॉपुलेशन चाहे कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल अगर ये शहर है तो उसको उसी बेसिस पर आपने रैंक प्रोवाइड करना है। ठीक है, बट अब कैटेगराइजेशन किस पर है, पॉपुलेशन के बेसिस पर है। तो आपको पता लग गया कि भाई किस पैरामीटर पर ये सर्वेक्षण निकाला जाता है, कौन ये रिलीज़ करता है और कौन इसका सर्वे कंडक्ट करता है। ठीक है, अगर हम देखें कि परफॉर्मेंस कैसी है सिटीज़ की, तो हमें पता है कि भाई सबसे जो क्लीनेस्ट सिटी है पूरे हर एक ओवरऑल कैटेगरी में, वो है आपकी इंदौर। देखो, चाहे एसएससी लेवल के पेपर्स हों, चाहे आपके स्टेट सिविल सर्विसेज के पेपर हो, उनमें ये जो फर्स्ट रैंकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ इस साल क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किस सिटी को दिया गया है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है ओवरऑल कैटेगरी में आपको इंदौर याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी है, और सेकंड नंबर पर आपका आता है सूरत एंड थर्ड नंबर पर आता है आपका नवी मुंबई। तो ये 3 तो आपने याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो इसमें ना कुछ और सिटीज़ की रैंकिंग भी दी हुई थी, वो हम लोगों ने इंक्लूड नहीं करी है बिकॉज वो बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो नहीं पूछे जाते। ये फैक्ट्स ऐसे हैं, काफ़ी जो 7 एक फैक्ट निकाले हैं हम लोगों ने, जिसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक तो ओवरऑल कैटेगरी ध्यान रखनी है, साथ में ध्यान रखना है कि विच सिटी इज़ द क्लीनेस्ट मेगा सिटी। मेगा सिटी का मतलब है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और ख़ास करके इट इज़ अ टियर 1 सिटी। टियर 1 सिटी का मतलब होता है जहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टॉप किया है आपके अहमदाबाद ने। ठीक है, अगर हम क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी की बात करें कि ऐसी कौन सी कैपिटल है जो सबसे क्लीनेस्ट है पूरे इंडिया की स्टेट्स में, तो दैट इज़ न्यू दिल्ली। ये तो याद रही जाएगी आपको क्योंकि पूरे इंडिया की ही कैपिटल है, तो इसको तो क्लीनेस्ट होना ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सबसे क्लीनेस्ट स्मॉलेस्ट सिटी, सबसे छोटी सिटी है, और क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कम रहते हैं तो ऐसी कैटेगरी में है छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर सिटी। ये आपने ध्यान रखना है। अंबिकापुर सिटी काफ़ी न्यूज़ में रहती है क्योंकि अभी तो चलो इसका रैंक अच्छा नहीं आया ओवरऑल कैटेगरी में, अच्छा नहीं मतलब नॉर्मल रैंक आया है, लेकिन अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो पहले अंबिकापुर टॉप 3 में भी रह चुकी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट रैंकिंग में ये हमेशा नज़र आएगी आपको। तो आपको ध्यान रखना है अंबिकापुर सिटी जो छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ती है, उसको सबसे क्लीनेस्ट स्मॉलेस्ट सिटी का खिताब नवाजा गया है। ओके, चलो अगर हम क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट की बात करें, कैंटोनमेंट बेसिकली आपका आर्मी एरिया है ना, तो सबसे ज़्यादा जो क्लीनेस्ट है दैट इज़ जलंधर कैंट जो कि आपका पंजाब स्टेट में है। ठीक है, जलंधर कैंट आपने ध्यान रखना है। और सबसे क्लीनेस्ट टाउन जो आपका रिवर गंगा के बैंक्स पर है ना, वो है आपका वाराणसी। ठीक है, थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है कि वाराणसी कैन नॉट बी द क्लीनेस्ट टाउन बट इट इज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ QCI ये हमें याद रखना है कि वाराणसी एक ऐसी सिटी है जो गंगा के किनारे बसी हुई है और सबसे क्लीनेस्ट टाउन है। हमने पिछली क्लासेस में एक टॉपिक भी किया था गंगा ग्राम योजना। आपको अगर याद हो कि गंगा ग्राम योजना, इस योजना को चलाया था आपका जो नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम। इस मिशन में क्या होता था, इस स्कीम में क्या होता था कि जितने भी शहर गंगा के किनारे बसे हुए हैं उन सब को हमें क्लीनेस्ट बनाना है, और वहाँ पर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री ना लगे जिसके जो एफ्लुएंट्स की वजह से गंगा का पानी दूषित हो। तो जितने भी इंडस्ट्रियल के एफ्लुएंट्स हैं वो भी हम लोगों ने थोड़े से कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो इस योजना के अंडर भी हमने वाराणसी को चुना है जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी निकलकर सामने आई है। ठीक है, तो आपको इसके रिगार्डिंग इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। इंदौर को ओवरऑल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रैंक दिया गया है। क्लीनेस्ट मेगा सिटी में अहमदाबाद है, कैपिटल सिटी में न्यू दिल्ली है, सबसे क्लीनेस्ट स्मॉलेस्ट सिटी में अंबिकापुर है, और सबसे जो क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट है दैट इज़ पंजाब जलंधर कैंट वहाँ पर जो पड़ता है, और सबसे क्लीनेस्ट टाउन जो रिवर गंगा के बैंक्स पर है दैट इज़ वाराणसी।
ठीक है, तो आपको ये थोड़े से फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो ये कब लॉन्च किया गया था। देखो लॉन्चिंग पर भी क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, खास करके ये स्टेट सिविल सर्विसेज में, कि ये किस ईयर में लॉन्च किया गया था। तो आपको ईयर ध्यान रखना है इसका 2016। ठीक है, और डेट भी ध्यान रखनी है, October 2 ऑन दी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, जिस दिन कौन सा क्या लॉन्च किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड। 2014 ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर डेट ध्यान रखनी है स्वच्छ भारत अभियान के रिगार्डिंग, और स्वच्छ सर्वेक्षण के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना, इट इज़ लॉन्च्ड इन 2016। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट, बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना चीज़ों को कंटेम्पलेट करने में कि किस तरीके से हम सिटीज़ को या गाँवों को रैंक करें। ठीक है, तो इसमें 2 साल का आप गैप मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जितने भी October 2 में हम लोगों ने इसको क्यों लॉन्च किया है, बिकॉज महात्मा गांधी वॉज नॉन फॉर दी क्लीनलीनेस, है ना, जहाँ पर स्वच्छ जगह होती है वहीं पर आदमी का स्वच्छ मन भी वास करता है। तो इसी प्रेरणा के चलते महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन ही जो सरकार है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने ये मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी डेट्स और ईयर ध्यान रखने हैं। चलो, अगर हम सर्वे की बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि क्वालिटी काउंसिल सर्वे करती है किसी भी सिटी को अगर रैंक देना है तो। ठीक है, अगर हमें ध्यान रखना है कि इट इज़ दी ऑटोनमस एक्रेडिटेशन बॉडी। ठीक है, एक ऑटोनमस बॉडी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। 1997 में गवर्नमेंट ने रिलीज इसको बनाया था, जिसका काम क्या था कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी का मेजरमेंट करना। तो इसको अभी रिसेंटली द क्वालिटी ऑफ क्लीनलीनेस को मेजर करने के लिए लगाया गया है। तो आपने ध्यान रखना, इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी। ओके, चलो, तो ये तो था हमारा पहला करंट अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग माउंट सिनाबोंग। माउंट सिनाबोंग है, ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली अभी वोल्केनो की इरप्शन यहाँ पर हुई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सी जगह पर है, दैट इज़ इन दी इंडोनेशिया। हम लोगों ने पहले वाले क्लासेस में भी कुछ वोल्केनोज के टाइप किए हैं, वोल्केनोज के नाम किए हैं जो रिसेंटली अभी इरप्ट हुए हैं, जिसमें हमने देखा था एक तो सांगे वोल्केनो था, एक हमारा मेरापी वोल्केनो था, और एक हमारा सुमेरु वोल्केनो था। तो ये 3 हम लोगों ने देखे थे। सांगे वोल्केनो आपका इक्वाडोर में था, मेरापी एंड सुमेरु वॉज इन द इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में ही सुमात्रन आइलैंड्स पर अभी रिसेंटली माउंट सिनाबुंग एक वोल्केनिक माउंटेन है जो इरप्ट अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, तो अभी बहुत जल्दी ये इरप्ट नहीं हुआ है, बहुत काफ़ी सालों से ये इनएक्टिव पड़ा था, बट इसीलिए ये न्यूज़ में रहा था क्योंकि इतने सालों की इनएक्टिविटी के बावजूद भी कई वोल्केनोज ऐसे होते हैं जिनको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि भाई कि अब तो ये इरप्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे वोल्केनो जो इरप्ट नहीं होते हैं, स्टिल वहाँ पर भी अराउंड आपको सेटलमेंट नहीं बनानी होती, लोगों के रहने की जगह हल्की सी वोल्केनो की थोड़ी सी दूर ही होनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर जो वो लोग करते हैं उस पर हानि ना पहुँचे, लोगों ने जो घर बनाए हुए हैं उन पर हानि ना पहुँचे, लोगों की लाइफ का लॉस ना हो, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें कंसेप्ट आता है आपका रिंग ऑफ फायर का। देखो रिंग ऑफ फायर बेसिकली क्या है आपका, दिस इज़ द रिंग ऑफ फायर। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, दिस इज़ दी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड वाला एरिया, इंडोनेशिया, जापान वाला एरिया, है ना। तो ये सारा जो है दैट कम्स अंडर दिस रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है, बिकॉज जो आपका ये पूरी पैसिफिक ओशन है, इट इज़ मेड अप ऑफ पैसिफिक प्लेट ना, पैसिफिक ओशियानिक प्लेट। तो यहाँ पर है आपकी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और ये है आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, पैसिफिक जो प्लेट है वो इस साइड से भी यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, और इस साइड से भी जो पैसिफिक प्लेट है ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है, और यहाँ से भी ये साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। तो जैसे ही 2 प्लेट्स, अगर हम इस प्लेट्स की बात करें कि एक ये यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी पैसिफिक प्लेट है, तो जब ये नीचे की तरफ जाती है ना, ये यूरेशियन प्लेट है इस साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, ये है आपकी पैसिफिक प्लेट। तो जब पैसिफिक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, इसमें दोनों के आपस में इंटरेक्शन होगी, ये भी यहाँ आ रही है, ये भी यहाँ आ रही है, दिस इज कॉल्ड दी कन्वर्जेंस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स।
ठीक है, तो क्योंकि ओशियानिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, तो ज़्यादा डेंस होगी ये, तो डेंस होने की वजह से ही ये कॉन्टिनेंटल यूरेशियन जो प्लेट है उसकी नीचे चली जाती है। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो इस नीचे वाले एरिया में क्या प्रेजेंट है, नीचे वाले एरिया में आपका मैग्मा प्रेजेंट है। मैग्मा से क्या होता है, चीज़ें मेल्ट होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो जैसे ही पैसिफिक प्लेट नीचे की तरफ गई है वैसे ही ये मेल्ट होना शुरू कर देती है, और मेल्ट होने के बाद ये क्या बनाएगी, मैग्मा ही बनाएगी, क्योंकि मैग्मा का ही रीजन है। तो ये जो मैग्मा है ये बनने के बाद लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ आ जाता है, और ऊपर ये आपके क्या करता है, वोल्केनोज बनाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, चाहे वो यूरेशियन वाली साइड हो चाहे नॉर्थ अमेरिकन वाली साइड हो, दोनों ही जगह पर जो पैसिफिक प्लेट है वो नीचे जा रही है, और नीचे जाने की वजह से मैग्मा के होने की वजह से वो मेल्ट कर जाती है, और मेल्ट करने की वजह से जो लावा बनता जो मैग्मा बनता है वो यूरेशियन प्लेट को तोड़ता हुआ क्या अल्टीमेटली जो वोल्केनो बना देता है। तो इस वजह से जितने भी आपके वोल्केनोज हैं दे लाई इन दिस रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पर भी यूरेशियन प्लेट के वो नीचे जा रहा है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रहा है, और यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है आपकी पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो दैट इज़ वाई जितने आपको वोल्केनोज मिलेंगे वो इसी रीजन में मिलेंगे। हमने कहते हैं ना सांगे वोल्केनो इक्वाडोर में, इक्वाडोर कहाँ है यहाँ पर आपका, यहाँ पर इस एरिया में साउथ अमेरिका में इक्वाडोर। इंडोनेशिया में जितने भी हम लोगों ने करे ये सारा इंडोनेशिया ही है, जावन आइलैंड, सुमात्रन आइलैंड्स, तो यहाँ पर भी सारे वोल्केनोज हम लोगों को मिलते हैं। तो यही रीज़न है कि पैसिफिक प्लेट की सबडक्शन, सिंपल एक लाइन में हम लोग बोलें तो पैसिफिक प्लेट की सबडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ रिंग ऑफ फायर स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ अमेरिका का बॉटम टू नॉर्थ अमेरिका टू रशिया का ईस्ट साइड टू इंडोनेशिया एंड टू द न्यूजीलैंड आइलैंड्स। ठीक है, तो आपको बस माउंट सिनाबुंग ध्यान रखना है कि भाई ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ फायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा नो ऑडिट ऑफ पीएम केयर्स फंड। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पीएम केयर फंड। ठीक है, ये जो पीएम केयर फंड है उसको लॉन्च किया गया था 28 मार्च को इन 2020, क्योंकि हमें कोरोना रिसेंट भी आया था 2020 में, तो उससे लड़ने के लिए हमें कुछ पैसों की आवश्यकता थी। हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम लोग विदाउट डोनेशन अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। तो इसीलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार ने पीएम केयर्स फंड बनाया था। ठीक है, और ये जो फंड है दैट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, और ये आपने ध्यान रखना है इस फंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस जाती हैं, डोनेशन ओनली। कोई भी पैसा ना कोई स्टेट गवर्नमेंट ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसमें डिपॉजिट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई बजटरी सपोर्ट नहीं होता, कोई सरकार का पैसा नहीं होता, सारा का सारा आपका डोनेशन की फॉर्म में पैसा आता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2020 में ये बना था 28 मार्च को। तो कई लोगों ने बोला था कि भाई ये जो पीएम केयर फंड है ना ये सरकार के पास रहेगा। जब ये सरकार के पास रहेगा तो सरकार क्या पता इस डोनेशन का गलत इस्तेमाल कर ले, है ना, गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। तो कई एनजीओज़ को, कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ये लगा कि अगर इस डोनेशन का गलत इस्तेमाल हुआ तो जिस चीज़ के लिए इसको लेकर आया गया था कि कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग हॉस्पिटल्स बनाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, तो वो सब तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, है ना। तो इस वजह से लोगों ने बोला कि भाई या तो इसको आरटीआई के अंडर लेकर आओ, दैट शुड कम अंडर द आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस एक्ट के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इस एक्ट के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ निकलवानी है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कि ये पैसा कहाँ पर गया है, तो दैट यू कैन एक्सेस अंडर दिस आरटीआई। लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि जो पीएम केयर फंड है दैट डज नॉट कम अंडर द आरटीआई, दैट डज नॉट कम अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इट इज़ नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी। इस वजह से पब्लिक अथॉरिटी ना होने की वजह से इसको हम आरटीआई के अंडर नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज़ अ चैरिटेबल ट्रस्ट। क्योंकि ये ट्रस्ट है इस वजह से हम इसको आरटीआई के अंडर नहीं ले सकते, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है इस वजह से आरटीआई के अंडर ये चीज़ नहीं आती है।
तो कोई भी डोनेशन कहाँ पर किया गया है ये आप इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं सकते, लेकिन सरकार जितने भी पैसे इसमें से निकालती है, जितने भी डोनेशन इसमें आया होता है, उसकी जो पूरी जानकारी है इसकी वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आरटीआई के अंडर नहीं आता। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई चलो आरटीआई के अंडर नहीं आया, कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को, लेकिन कम से कम इसका ऑडिट तो करवा दो। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि भाई कितने पैसे आए, कितना रेवेन्यू इसने जनरेट किया और कितना इसमें से एक्सपेंडिचर हुआ। तो इसमें कम से कम एक बैलेंस तो बना होना चाहिए ना। पता लगे रेवेन्यू आ गया टोटल 100 रुपीज़, लेकिन एक्सपेंडिचर हुआ है आपका सिर्फ 20 रुपये, बाकी जो 80 रुपीज़ हैं वो सरकार ने आपस में करप्शन करके आपस में मिल बांट के खा लिए, है ना। तो हमें ये बताओ कि जो 100 रुपये आए थे वो 100 रुपये ही लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो दैट इज़ दी ऑडिटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे, सरकार ने तो मना कर दिया था कि बिना ऑडिट करेंगे और ना आरटीआई के अंडर लेकर आएंगे, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और इट इज़ अ चैरिटेबल ट्रस्ट है, ऑडिटिंग भी नहीं होगी, आरटीआई के अंडर भी नहीं आएगा। तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या पता ये सरकार को डायरेक्शंस दे दे कि भाई आपको जो पीएम केयर फंड है उसमें जो भी पैसा आएगा उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो पब्लिक में डालनी होगी और ऑडिट भी इसका करवाना होगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई कोई भी जो पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं किया जाएगा, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर द ऑडिट ऑफ पीएम केयर फंड। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने की थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी, कब किस एक्ट के अंदर ये रजिस्टर हुआ है, क्या इसका बेसिक फीचर है, क्यों ये लेकर आया गया था और क्या इसके पीछे का हल्का सा बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अगर हम एडमिनिस्टर की बात करें, हु एडमिनिस्टर द फंड, तो हमने ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर्स फंड। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो अल्टीमेटली विद इमीडिएट इफेक्ट पीएम केयर फंड का चेयरमैन बन जाएगा। तो ये तो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर है। साथ में कुछ ट्रस्टीज़ हैं इस फंड के। ट्रस्टीज़ का मतलब होता है कि भाई इनसे पूछे बिना आप इस फंड का पैसा कहीं पर यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने ध्यान रखना है 3 मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इन 3 मिनिस्टर्स के इजाज़त के बिना जो प्राइम मिनिस्टर है इस फंड में से पैसे निकालने की इजाज़त नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसा तो चलो लिखा हुआ है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते बाकी इनकी परमिशन के बिना। ठीक है, तो आपने एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ध्यान रखना है, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर, और जो ट्रस्टीज़ हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स एंड फाइनेंस। ठीक है, डिफेंस, होम अफेयर्स एंड फाइनेंस। तो बार बार याद रखोगे तभी चीज़ें पेपर में याद रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। बार बार यही चीज़ कहती हूँ, रिविजन इज़ नेसेसरी, रिविजन इज़ द की टू गेट द सिलेक्शन। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है व्हाट इज़ द पीएम केयर फंड, कहाँ पर ये रजिस्टर हुआ है और क्या कौन इसको एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में हल्की सी पता होनी चाहिए थी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भाई रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम लोगों को पता है 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया था। वन वॉज द जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड वन वॉज द लद्दाख यूटी। जो आपका JNK था, JNK हैज़ बिकम द यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, लेकिन जो लद्दाख है उसमें कोई भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसमें नहीं है, बट दोनों ही आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एक्ट पास कर दिया था पिछले 2019 में ही, लेकिन धीरे धीरे इसको इफेक्ट में लेकर आने के लिए कुछ रूल्स बनाने थे सरकार ने। तो रिसेंटली अभी रूल्स निकाले गए थे बाय द होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ पर एक LG होगा आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, और एक होगी आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें आपका एक चीफ मिनिस्टर होगा और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, है ना। ये हम लोग पॉलिटी में पढ़ते ही हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपका LG और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन दोनों के क्या पावर्स हैं, कौन सी चीज़ पर SLA की सबसे ज़्यादा चलेगी, कौन से ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पर सिर्फ LG का डिसीजन ही बाइंडिंग होगा, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है वो लेनी मैंडेटरी होगी और किसी एरिया में मैंडेटरी नहीं होगी। ठीक बात है। तो ये बेसिकली रूल्स निकाले गए थे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
तो हम लोग देखते हैं कि भाई व्हाट आर द रोल्स ऑफ एलजी एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और यूटी है, क्योंकि अगर ये यूटी है तो यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम लोग करते हैं व्हाट आर द रोल्स एंड पावर्स ऑफ एलजी। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके क्या रोल्स हैं। आपको देखो यार, 4 चीज़ें ये ध्यान रखनी ही रखनी है, बाय हुक और बाय क्रुक। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज AIS एंड एंटी करप्शन। ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपकी एलजी की एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंडर ही आएंगी। ठीक है, इसका मतलब कोई भी चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई भी एडवाइस इसमें नहीं ली जाएगी बाय द एलजी। इन एरियाज़ में जो एलजी ने कह दिया दैट वुड बी फाइनल, इसके बाद में कोई भी डिस्कशन नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपको ये 4 चीज़ ध्यान रखनी है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन। ठीक है, और इसमें का आपको ध्यान रखना है जो सेकंड प्रपोजल है कि भाई अगर किसी भी ऐसे मैटर पर जिस पर डिसीजन लेना है, अगर उस मैटर पर डिसीजन लेते हुए या तो उस स्टेट की पीस को हैम्पर पहुंच रहा है, शांति भंग हो रही है उस एरिया की, या फिर जो माइनॉरिटी है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है ना, शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में है, शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट में है, या फिर बैकवर्ड क्लास के अगेंस्ट में है, या फिर उनको कोई इम्पैक्ट भी करता हो। मान लो कोई आपने डिसीजन लिया है जिसकी वजह से माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस या फिर उस स्टेट की पीस या उस एरिया को थोड़ा सा हानि पहुंच सकती है, तो ऐसे मैटर पर डिसीजन लेने से पहले आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडवाइस है वो तो कम से कम लेनी ही होगी। ठीक है, इसका मतलब जो मेजर पावर्स हैं दैट हैज़ बीन गिवन टू द एलजी, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उनके रिगार्डिंग भी एलजी ही पावर कैप्चर किए हुए है, और जो भी एरियाज़ में माइनॉरिटी या फिर उसकी पीस को हैम्पर करने के लिए कोई भी मैटर अगर आएगा तो उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडवाइस तो ज़रूरी होगी ही होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि द पावर ऑफ एलजी हैज़ बीन ओवरवेलमिंग पावर ऑफ एलजी हैज़ बीन गिवन टू द एलजी बाय मेकिंग J&K अ यूटी। ठीक है, तो ये तो है आपका एलजी का पावर। ओके, तो आपने 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। और अगर मान लो कि भाई कोई एक ऐसा मैटर है जिसमें या तो एलजी या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही मान लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अगर एलजी में किसी डिसीजन पर अनबन हो जाती है ना, कि भाई कौन सा डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो एलजी के पास 2 ऑप्शन है। या तो एलजी उस डिसीजन को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, तो जो प्रेसिडेंट आपका एडवाइस देगा उस पर तो वो मान्य होगी, दैट वुड बी बाइंडिंग, द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट वुड बी बाइंडिंग। लेकिन अगर एलजी प्रेसिडेंट के पास उसको नहीं भेजता है तो 1 मंथ के बाद जो भी डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिया होगा दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब अगर किसी भी एरिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन एलजी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उसमें सारा का सारा जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है ऑफ एलजी। तो एलजी जो कहेगा वो ही मान्य होगा। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो प्रेसिडेंट के पास भेज देगा या फिर खुद डिसीजन ले लेगा, और अगर डिसीजन लिया है तो 1 मंथ के बाद उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। ठीक बात है। तो अगर डिसीजन नहीं निकलता है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, तो एलजी का डिसीजन वुड बी फाइनल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर एलजी को पावर थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है। ओके, चलो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, रोल ऑफ प्रेसिडेंट, तो एक तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि अगर एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस पर डिसीजन लेने के लिए द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी टेकन, और ये भेजेगा कौन, दैट वुड बी सेंट बाय द एलजी। ठीक है, एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही जो प्रेसिडेंट डिसीजन देगा उसके हिसाब से ही आपको उस मैटर पर डिसीजन लेना होगा। ओके, और जो जितना भी आपका अगर मान लो कोई भी ऐसा डिसीजन प्रेसिडेंट ने पास किया है तो अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है तो जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K है ना, उसके पास ये पावर है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पहले डिसीजन लिए हुए हैं प्रेसिडेंट की एडवाइस आने से पहले, उसको वो सारा का सारा ख़त्म कर दे। ठीक है, तो वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे।
तो मतलब एलजी के पास ये पावर है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए हैं बिफोर हैविंग द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, वो उसको सस्पेंड कर सकता है ना। तो आपको अगर पेपर में चाहे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए कि भाई किस तरीके से बताओ एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर क्या डिफरेंसेस हैं उनके पावर्स में, तो आपको सिंपल एक क्रक्स ध्यान रखना है कि एलजी को ज़्यादा पावर दी गई हैं एज कम्पेयर टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सेकेंडरी रोल प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या रोल्स हैं। देखो हमने एलजी के केस में किया था कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन, ये जो 4 मेजर इश्यूज हैं उन पर डिसीजन कौन लेगा, लॉज कौन बनाएगा, एलजी बनाएगा। बाकी जितने भी आपके मैटर्स बचते हैं एक्सेप्ट दीज 4, उन सब पर जो लॉज हैं, उन सब पर जो रूल्स हैं वो कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब रेस्ट ऑफ द एरियाज, उन पर जो रूल्स जो लॉज हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई भी एक ऐसा लॉ स्टेट गवर्नमेंट बना देती है, सॉरी यूटी गवर्नमेंट अगर बना देती है जे&के की, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर किसी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंट्रोवर्सी में होता है ना, तो उसको थोड़ा सा एलजी से पूछना पड़ेगा पहले कि क्या इसको हम पास कर दें कि नहीं कर दें, उसके बाद ही वो डिसीजन आगे लिया जाएगा। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट SLA ऑफ यूटी ने भी कोई डिसीजन लिया है तो वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज के अगेंस्ट है तो भी इसमें जो चलेगी वो किसकी चलेगी, वो एलजी की चलेगी। तो आपको हर एक रूल में, हर एक पैराग्राफ में नज़र आ जाएगा कि एलजी की पावर को ही सबसे ज़्यादा महत्वता दी गई है एज कंपेयर टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्योंकि SLA जो है, SLA में पीपल कहाँ से आएंगे, दे वुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ जे&के। लोग अपना वोट डालेंगे तभी तो उसको चुनेंगे। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल के बजाय जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उसकी ज़्यादा चलेगी। ठीक है, तो इसका जो बेसिक मकसद है जो सरकार ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, तो दैट वाज टू मेंटेन द पीस इन दैट स्टेट। क्योंकि जितना भी टेररिज्म अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा ऐसी अथॉरिटी की ज़रूरत है जो पूरी चीज़ों को ढंग से इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसी वजह से उसको यूटी भी डिक्लेयर किया गया है, और उसी वजह से जो पावर है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एलजी उनको एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का रोल। नेक्स्ट अगर हम देखें रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है कि भाई जितने भी एक कोई ऐसे एरियाज हों जिनमें लॉज बनाना हो, जो मे बी जो क्या कर सकता है, किसी भी सेंटर या स्टेट के बीच में रिलेशन ख़राब कर सकता है या इम्प्रूव कर सकता है, जो भी चीज़ है, तो उसके लिए पहले आपको प्रायर रेफरेंस देनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को बिफोर मेकिंग एनी लॉ। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट शेल मेक अ प्रायर रेफरेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी ये प्रपोजल्स हैं 4 के 4, उन पर लॉज बनाने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा। ठीक है, वो कौन कौन से प्रपोजल्स हैं कि भाई एक ऐसा प्रपोजल जो सेंटर या स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनको थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है, या फिर अगर उस स्टेट में चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी की अपॉइंटमेंट करनी है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछकर ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कौन होता है, जो हाईएस्ट पोस्ट है किसी भी स्टेट में, हाईएस्ट पोस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में आपका आता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता होना चाहिए इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। ठीक है, तो चीफ सेक्रेटरी जो भी हाईएस्ट पोस्ट है सिविल सर्विसेज की स्टेट में, उसको या डीजीपी को अपॉइंट करने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। ठीक है, या फिर एक ऐसे कोई लॉज जो किसी भी यूटी की जे&के यूटी की पीस या ट्रैंक्विलिटी, मतलब शांति को अगर भंग करता है या फिर उस पर कुछ इम्पैक्ट डालता है, तो ऐसे भी जो लॉज होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछकर ही करने पड़ेंगे। और या फिर अगर कोई लॉ बनाना है जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी या फिर शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास को थोड़ा सा हैम्पर पहुंचता है, लिमिटेशंस उस पर लगाई जाती हैं, तो उसके लिए भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा। ठीक बात है, तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही पावर्स ज़्यादा दी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पूछने पर ही ये सब चीज़ें वो कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई भी डिसीजन
एलजी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में नहीं हो पाता है तो प्रेसिडेंट के पास एलजी जा सकता है और जो प्रेसिडेंट बोलेगा उसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक बात है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चाहे प्री में इसकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नॉर्मली अभी क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी रहता है ये, क्योंकि हर बार ही या तो प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं ऑन दी 5 ऑफ अगस्त जब ये स्टेटस इन लोगों से ले लिया गया था, है ना। अर्लियर J&K हैज़ दी स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, तो ये स्पेशल स्टेटस जो है वो ले लिया गया था एंड इन दोनों को यूटी बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K, जिसमें SLA भी थी। और जो लद्दाख है वो सिर्फ यूटी है, वहाँ पर सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कोई सरकार नहीं है, तो इसके लिए इतने ज़्यादा जो है इश्यूज़ नहीं सामने आते। लेकिन जैसे हम दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में भी यही केस है कि जो एलजी और जो दिल्ली की सरकार है उनमें से किसकी चलेगी, है ना। तो हमेशा ही या तो डिसीजन अगर कोई लेना होता है तो या तो वो डिले हो जाता है ना, या फिर वो डिसीजन नहीं लिया जाता। तो इस वजह से जो चीज़ें हैं पहले से ही क्लैरिफाई कर दी हैं रिगार्डिंग द केसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ठीक है, तो बाद में कोई दिक्कत हो ही ना, तो आपने चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिकली रोल हैं, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रोल्स हैं, क्या प्रेसिडेंट के रोल्स हैं एंड क्या आपके एलजी के रोल्स हैं। ठीक बात है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। देखो नाम से क्लियर है यार, हायर एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए मतलब पैसे देने के लिए, मनी देने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है, दैट इज़ हैफा। ठीक है, ये हैफा जो है कब बनाई गई है, इट हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड ऑन दी 31 ऑफ मई 2017। डेट याद रखो ना रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हल्का सा ईयर ध्यान में रख लेना, क्योंकि ईयर पर कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर वो हमसे टैकल नहीं हो पाते, तो पहले ही हम इसको याद कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक वेंचर है, ये जो एक कोलैबोरेशन है, दैट कोलैबोरेशन इज़ बिटवीन दी मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब अभी हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कैनरा बैंक के बीच में ये कोलैबोरेशन है, जिसमें जो पैसे हैं जो इसकी जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है, इक्विटी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है इसकी ओनरशिप किसके पास है ना। तो ओनरशिप के हिसाब से जो शेयर्स हैं वो इसके 90.91 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं और जो बाकी 9.09 बचे हैं वो आपके कैनरा बैंक के पास में हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो शेयर है, जो ओनरशिप है, दैट हैज़ बीन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर हैफा इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और ये क्या है, एक तो ये यूनियन गवर्नमेंट कंपनी भी है, मतलब सरकार की एक कंपनी है, और साथ में नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC विद RBI। ठीक है, तो दोनों ही जगहों से रजिस्टर्ड है, सरकार की कंपनी भी है ये और RBI के अंदर भी रजिस्टर्ड है एज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, है ना। NBFC क्या होते हैं हमारे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, तो एक ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो लोगों को लोन देती है, बट जो नॉर्मल बैंक के जो एप्लीकेशंस हैं या फिर जो रोल्स हैं कि भाई अकाउंट खुलवाना, अपने डिपॉजिट करवाने पैसे, आपको FD करवानी, वो सब नहीं होता इसमें, बट ये सिंपली लोन देने के लिए काम आती है चीज़ों को। ठीक है, तो ये लोन भी देगी, ये लोन देगी सभी सरकारी जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स होंगे। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इट इज़ फॉर दी हायर एजुकेशन, मतलब आफ्टर कॉलेज जो होती है एजुकेशन जो है, कॉलेज कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, वहाँ पर कैसा R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब ये देखती है। ठीक बात है, तो इसका काम बेसिकली है क्या है हैफा का, इसका काम ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें सबसे अच्छे कॉलेजेस में इंडिया का नाम नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी इंडिया का नाम नहीं है, तो नाम कब आएगा, जब उनके पास कुछ अच्छे फाइनेंसेस होंगे जो अपनी वो फैकल्टी की ट्रेनिंग पर लगा पाएंगे, वो कोई लैब्स बना पाएंगे जहाँ पर लोग इनोवेशंस कर रहे हैं, है ना। तो उस वजह से जो है हमारे जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं बाकी ग्लोबल वर्ल्ड के लेवल पर। तो क्योंकि हम पीछे हैं, हम लोगों को आगे लेकर आने के लिए ही हैफा का बनाया गया है, ताकि फाइनेंस की कम से कम दिक्कत ना हो सभी कॉलेजेस वगैरह को। ठीक है, तो अपनी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसका फंक्शन बेसिकली क्या है, इट मोबिलाइज। अच्छा, ये हमने देखा कि भाई ये लोन देगी, लोन देने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आएगा,
पैसा इसके पास कहाँ से आएगा? या तो ये मार्केट से लोन ले सकती है ना, या फिर ये कोई बॉन्ड्स इशू कर सकती है, या आप लोगों ने इकॉनमी में बेसिकली किया होगा मार्केट से बोरोइंग करना या फिर बॉन्ड रिलीज़ कर देना, है ना। जैसे हमने मान लो कि हैफ़ा ने बॉन्ड रिलीज़ कर दिए, 10 बॉन्ड रिलीज़ कर दिए, हर एक बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 पर्सन्स हैं, उन 10 पर्सन्स ने एक एक बॉन्ड ये खरीद लिया, ठीक है। तो इस हर एक पर्सन ने इसको 100 रुपये दे दिए हैफ़ा को, तो इसके पास कितने आ गए? 1000 रुपीज़ आ गए, क्योंकि 10 पर्सन ने इसको 100 रुपये दिए हैं, और इनके पर्सन्स के पास ये बॉन्ड आ गया, ये जो कागज़ का टुकड़ा है जो हैफ़ा ने रिलीज़ किया था ये आ गया। तो इन्होंने बोला कि भाई 5 साल के बाद आना, और ये आप जिन्होंने अभी 100 रुपये दिए हैं 5 साल के बाद आके 110 रुपये ले जाना, ठीक है। तो लोगों को लगा कि भाई हाँ इन्वेस्टमेंट भी होगी, मेरे पैसे सेव हो गए, तो मैंने 100 रुपये जमा कराए तो मुझे 110 मिल जाएंगे विद इंटरेस्ट। तो हैफ़ा को पैसे मिल गए, जो पर्सन है उसने इन्वेस्टमेंट कर दी जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी उसको ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स भी इशू करके पैसे लेकर आ सकती है। तो 1000 रुपये इसने ले आए, अब ये 1000 रुपये किसको देगी? ये जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं ये उनको देगी, ताकि वो अपने एरिया में लैब्स बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, है ना, ताकि इनोवेशन को प्रमोट कर सके, है ना। तो उस वजह से जो आपका ये हैफ़ा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हैज़ बिन इन न्यूज़, ठीक है। तो जितने भी ये पैसे होंगे इनोवेशन में जाएंगे, आपके साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में जाएंगे, और जितने भी आपके CSR कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, होते ना, CSR इज़ बेसिकली कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR इज़ द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी एक कंपनी है तो अपने प्रॉफिट में से, मान लो उसने पूरे साल में 100 प्रॉफिट कमाए, 100 रुपये इसके प्रॉफिट हुआ, हम मान लेते हैं बहुत कम है, बट हम 100 रुपये मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा है ये, तो 100 रुपये का 2 या 3% जो है इसको एज अ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होता है, ताकि जितना भी कंपनी ने पैसा कमाया है वो क्यों कमाया है, क्योंकि सोसाइटी में उसकी चीज़ों की डिमांड है, लोगों ने कॉपरेट किया है, सरकार ने उसको लैंड प्रोवाइड करी है ना, वहाँ पर लोग उसके काम कर रहे हैं, तो एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी कंपनी की टुवर्ड्स दी सोसाइटी। तो क्या पता जो CSR है ये बेसिकली क्या करते हैं, इस फंड का ये लोग या तो स्कूल्स बनवा देते हैं, या फिर कॉलेजेस बनवा देते हैं, या फिर कोई जैसे टॉयलेट्स वगैरह होते हैं सैनिटेशन के पर्पसेस के लिए, वो ये चीज़ें बनवा देते हैं, ठीक है। तो जितने भी CSR के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कंपनीज करती हैं, उनको भी ये जो हैफ़ा है चैनलाइज कर सकती है कि अल्टीमेटली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट इन दी हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो हैफ़ा बेसिकली बनी कब थी, किसके अंदर ये रजिस्टर्ड है, इसका जो शेयर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कैनरा बैंक में बटा हुआ है, और इसके क्या बेसिकली रोल्स है, ठीक है। तो ये हम लोगों को थोड़े से पता होना चाहिए। और ये पैसा कहाँ से लेकर आएगी, या तो ये पैसा सरकार, या तो ये पैसा मार्केट से उधार ले सकती है, या फिर ये अपने खुद के जो बॉन्ड हैं उनको रिलीज़ करेगी, लोग उसको खरीदेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके पास हैफ़ा के पास पैसे आ जाएंगे, और अल्टीमेटली सबका काम चल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द न्यूज़ रिगार्डिंग हैफ़ा, ठीक है। चलो, हैफ़ा वर्क्स हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से करती है ना। तो जितने भी गवर्नमेंट भी पैसे दे सकती है, मार्केट से बोरो हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हैं इसके लिए। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ऑन हिंदू विमेंस इनहेरिटेंस राइट्स। देखो यार, हमें पता है कि जो इंडिया है, इंडिया में देयर इज़ पेट्रियार्की आप कह सकते हो, अगर हम बात करें इसकी सोशल अफेयर्स के रिगार्डिंग पेट्रियार्की है, इसीलिए पेट्रियार्की के साथ में पेट्रीलीनियल भी है। पेट्रीलीनियल का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, वो फादर टू सन ही इनहेरिट की जाएगी, मतलब जो फादर की प्रॉपर्टी है वो बेटे को ही जाएगी, बेटी को वो नहीं जाती। तो दैट इज़ द पेट्रीलीनियल कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट मैट्रीलीनियल होता इंडिया में, इफ़ देयर वाज मैट्रीलीनियल, तो जो प्रॉपर्टी होती दैट शुड बी गिवन टू मदर टू डॉटर, तो मतलब जो पैसा होता या प्रॉपर्टी होती वो मदर की होती, वो डॉटर को जाती। बट इंडिया में पेट्रियार्की है, पेट्रीलीनियल है, इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो होती है वो फादर टू सन होती है, ठीक है। लेकिन हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को इक्वालिटी का दर्जा दिया हुआ है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नहीं होगा, तो इस क्लॉज को यूज़ करते हुए जो भी लड़कियां थी, जो भी डॉटर्स हैं, उन सब ने केस फाइल किया कि भाई अगर
सेम प्रॉपर्टी के राइट्स लड़के को मिलते हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं मिलते, है ना, तो लड़कियों को भी राइट दो। तो देयर वॉज ए एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 56 में जो एक्ट बना था उसके अकॉर्डिंग तो कहा गया था कि जो प्रॉपर्टी होगी वो फादर टू सन ही जाएगी, लेकिन फिर 2005 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करने के बाद ये बोला गया कि भाई जिसके भी फादर 9 सितंबर 2005 पर अलाइव हैं, जिंदा हैं, तो अगर वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करते हैं तो उसमें जो भी जो डॉटर हैं उनको भी उस प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास 3 हेक्टेयर ज़मीन है और आपके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, तो वो 1-1 हेक्टेयर मिलेगी, 2 डॉटर्स को मिलेगा और 1 आपके सन को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो कहा गया था कि अगर अलाइव है, इन्होंने ये नहीं बोला कि अगर किसी के फादर 2004 में एक्सपायर अगर हो चुके हैं तो उसको भी प्रॉपर्टी के इक्वल राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अमेंडमेंट में ये दिक्कत थी, तो लड़कियों ने बोला कि अगर हमारे फादर 2005 से पहले अगर डेड हैं, अगर एक्सपायर अगर हो चुके हैं, तो हम लोगों को राइट क्यों नहीं मिल रहा। हमारा जो प्रॉपर्टी में राइट है वो सिर्फ हमारे फादर की आप लाइव मतलब वो जिंदा है या नहीं जिंदा है तो उस पर क्यों डिसाइड की जा रही है। अगर रूल है तो रूल है। तो उसके रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने जो है फाइल किया था, तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली रिजल्ट निकाला है जिसमें अगर किसी डॉटर के फादर 2005 से पहले डेड हो चुके हैं तो उसको भी जो है प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 को अमेंड कर दिया गया है और जितने भी आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपकी पूर्वज की प्रॉपर्टी हैं, ये आपको जितने भी मेल हेयर्स को मिलती हैं, मतलब जितने भी आपके जो लड़के हैं उनको मिलती है, वहाँ पर सेम ही राइट जो है आपके विमेन को भी मिलेगा। ठीक है, और देखो यार, हम लोग यहाँ पर सिर्फ हिंदूज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मुस्लिम्स, क्रिश्चियन इनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें हिंदूज़ आते हैं, आपके बुद्धिस्ट आते हैं, आपके जैन्स आते हैं और आपके सिख्स आते हैं। तो ये 4 रिलीजन हैं जो आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट में इंक्लूडेड थे। इन्हीं के ही जो डॉटर्स हैं दे कैन डिमांड दी प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक बात है, तो आपको स्टोरी क्लियर है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में क्या हुआ था कि सिर्फ मेल्स को ही प्रॉपर्टी के राइट्स थे। 2005 में क्या हुआ था कि भाई लेडीज़ जो हैं अगर उनके फादर अलाइव नहीं है 2005 से पहले तो उनके लिए कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, अगर अलाइव हैं तो प्रॉपर्टी राइट्स इक्वली उनको मिलेंगे। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है और जो है जो लेडीज़ को, फीमेल्स को भी सेम राइट्स मिलने चाहिए जो कि उनके मेल पार्ट्स को मिलते हैं। ठीक है, तो ये रूलिंग थी। तो ये रूलिंग हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि भाई जो है बाय बर्थ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर हर फादर वाज अलाइव और नॉट ऑन दी 2005। ठीक है, तो इसलिए इस रूल को लेकर आया गया था। नेक्स्ट है, अगर हम हाउ डिड द केस कम अबाउट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी कि रेट्रोस्पेक्टिवली कि 2005 में अगर जो लॉ आया है, अमेंडमेंट अगर हुई है, तो उससे पहले जो 2001 या 2004 की जो लेडीज़ हैं जिनके फादर डेड हैं उन पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से लड़कियों ने जो है फाइल कर दिया था PIL को, जिसका डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब लेडीज़ और जो फीमेल्स और जो मेल्स हैं उन सभी को प्रॉपर्टी के राइट्स इक्वली मिलेंगे, चाहे उनके फादर अभी डेड हों चाहे अलाइव हों। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है जिसमें देखा गया था कि दोनों ही सेम को पार्टनर्स, देखो ये वर्ड यूज़ हुआ है राइट टू बी को पार्टनर। को पार्टनर का मतलब होता है प्रॉपर्टी के राइट्स जिनको मिले होते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि फीमेल आर नाउ को पार्टनर्स, तो इसका मतलब जो भी पूर्वज की प्रॉपर्टीज़ है उनमें फीमेल्स को भी इक्वल रोल प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें था और हम देखते हैं कि इसमें सेम राइट्स प्रोवाइड किए गए थे फीमेल्स को भी, बट फादर की एक्सपायर और फादर के लाइव होने पर ये डिसीजन डिपेंड करता था। ठीक बात है, तो जो भी लॉ था, चाहे वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पूर्वज की प्रॉपर्टी हो या फिर इंटरस्टेट सक्सेशन। इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है कि भाई जहाँ पर विल नहीं प्रोवाइड की जाती,
मतलब होता है ना, विरासत होती, वसीयत होती है सारी, तो उस वसीयत में लिखा होता है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे इस बच्चे को जाएगी, ये मेरे उस बच्चे को जाएगी, तो वो तो होगी पूर्वज की प्रॉपर्टी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई उस वसीयत में लिखा नहीं होता कि प्रॉपर्टी कहाँ पर जाएगी, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं हम लोग इंटरस्टेट प्रॉपर्टीज़। तो उसमें भी जो फीमेल्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं जितने मेल्स को मिले हुए हैं। ठीक है, तो चाहे वो इंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे वो आपकी इंटरस्टेट प्रॉपर्टीज़ हों, उन सभी में मेल्स और फीमेल्स को इक्वल राइट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग दी राइट्स ऑफ बीइंग को पार्टनर्स। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इन द न्यूज़। तो ये आपका प्रीलिम्स पर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट हैज़ बीन डन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ विमेन बाय द सुप्रीम कोर्ट या फिर बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि यार हम लोगों को पता है कि भाई अगर आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है ना, बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, आपको पैसे चाहिए। वो कैपिटल कहाँ से आती है? या तो आपके पास ऑलरेडी बहुत प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो, आप उसको बेच दो, उससे जो पैसे आएंगे आप उसके अपने नया बिजनेस शुरू कर देना, या फिर आप उस प्रॉपर्टी को एज अ कोलेटरल रख के, मतलब एज अ गिरवी रख के आप बैंक से लोन ले सकते हो, है ना। लेकिन अगर किसी के पास ये प्रॉपर्टी के राइट्स ही नहीं है, उनके नाम पर वो प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ से लोन या फिर उसको बेच के अपने पैसे लेकर आएंगी, है ना। तो इस वजह से जो फीमेल्स हैं बहुत ज़्यादा बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, तो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है वो उनमें नहीं ग्रो कर पाई थी। इसी वजह से टू प्रिवेंट द फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ फीमेल ऑन द मेल्स, सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इक्वल प्रॉपर्टी के राइट्स फीमेल और मेल्स दोनों को ही मिलने चाहिए। ठीक बात है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, आर्या। या तो पेपर में इस आप लोगों से इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जा सकती है। सिंपल कह दें कि भाई आर्या है, इसमें जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किस तरीके से रैंक दिया गया है। तो आपको फुल फॉर्म ना भी दें तो वो आपको पता होना चाहिए, आर्या इज़ बेसिकली अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। अब नाम से ये क्लियर है कि एक ऐसा रिपोर्ट है, एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कॉलेज है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसमें कितना ज़्यादा इनोवेशन किया गया है, उस बेसिस पर उस यूनिवर्सिटी को रैंक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रैंक देगा कौन? दिस हैज़ बीन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कितनी ज़्यादा इनोवेशन की इम्प्रूवमेंट की गई है उसको देखने के लिए इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। तो 2020 में किसको दिया गया है ये इंडेक्स वगैरह, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो है आपका इसमें जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज आपकी पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब जहाँ पर पैसा सरकार की तरफ से आता है, और प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड, मतलब यहाँ तो जो पीपल है जिनका वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो ही पैसे प्रोवाइड करते हैं अपने आप ही, सरकार से मतलब पैसे नहीं लेते ये लोग। ठीक है, तो अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो जो IIT मद्रास है हमारा, ये इसने टॉप किया है अंडर दी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, तो आपको बस ये 3 ध्यान रखने हैं यार, बाकी सब नहीं याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो IIT मद्रास, क्योंकि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस में सबसे टॉपर रहा है, मद्रास वाला ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, ये इसने टॉप किया है अंडर दी कैटेगरी ऑफ प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा वाले एरिया में। और जो है आपका अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट, ये है आपका होम साइंस के रिगार्डिंग, है ना, और विमेन के लिए। तो इसने फर्स्ट रैंक प्रोवाइड किया है इन दी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए ही हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली विमेन के लिए जो कॉलेजेस हैं उनमें टॉप किया है आपका अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट ने। जो सेंट्रली फंडेड है उसमें IIT मद्रास है, और जो आपका प्राइवेटली फाइनेंस्ड है उसमें आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये 3 आपने ध्यान रखने हैं। आर्या क्या है, कौन रिलीज़ करता है, और किस कैटेगरी में किसको टॉप पर रखा गया है, वो हम लोगों को करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। देखो नाम से ही क्लियर है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम जो बेसिकली एक क्लीन एयर को इंश्योर करेगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि यार जितना भी पोल्यूशन लेवल है, या तो वो व्हीकल से हो रहा हो, या फिर वो इंडस्ट्रीज से हो रहा हो, है ना, या फिर वो ह्यूमन की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हो रहा हो, बिकॉज मोर नंबर ऑफ ह्यूमंस रिलीज मोर नंबर ऑफ CO2,
एंड CO2 क्या है आपकी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो उस वजह से भी क्या है, इन सब चीज़ों की वजह से पोल्यूशन लेवल और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो हमें क्लीन एयर को इंश्योर करना है ताकि लोगों के जो हेल्थ है उससे ना हम लोग खिलवाड़ करें। अगर हम कोरोना की बात करें अभी, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बुरे हाल है कोरोना को लेके। तो कई स्टडीज़ ये कह रही हैं, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है वो पहले से इतनी पोल्यूटेड थी कि लोगों के लंग्स ऑलरेडी ही ख़राब हो चुके थे। किसी के 20% ख़राब है, किसी के 30% ख़राब है। तो जैसे कोरोना उनकी बॉडी में गया है, वायरस उनकी बॉडी में अगर गया है, तो उस वजह से लंग्स पर अटैक करना बहुत ईजी हो गया कोरोना के लिए। तो इसीलिए जो डेथ रेट्स हैं दिल्ली में वो ज़्यादा बढ़े हैं। ठीक है, तो कई स्टडीज़ ये भी कहती हैं। तो हमें क्लीन एयर को तो इंश्योर करना ही करना है। अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा हो, पॉलिटी में अंडर आर्टिकल 21 में लिखा है कि राइट टू हैव हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू हैव हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ दी फंडामेंटल राइट। मतलब ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर ये आपको नहीं मिले तो इसके रिगार्डिंग आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि लोगों को क्लीन एयर दी जाए। तो इसी के रिगार्डिंग सरकार जो है ऐसे प्रोग्राम चलाती रहती है, जिसमें से एक है हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये न्यूज़ में रहा था काफ़ी, क्योंकि एनजीटी ने इसके खिलाफ कुछ रूलिंग्स दी थी। वो रूलिंग क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया 2019 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली जितने भी आपके ऐसे एनवायरमेंटल स्कीम्स होती हैं ना, वो हमेशा MOEFCC ही रिलीज़ करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके रिगार्डिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि इट इज़ नॉट नोटिफाइड अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जो EPA एक्ट होता है 1986, इसके अंडर ही हम लोग सभी स्कीम्स को इंक्लूड करते हैं, नोटिफाई करते हैं। बट हम लोगों ने इसको इसके अंदर नोटिफाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग सी स्कीम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसका जो मेजर गोल है, व्हाट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि पूरे इंडिया में टोटल इन लोगों ने 102 सिटीज़ को डिफ़ाइन किया है। 102 सिटीज़ पूरी इंडिया में रिकॉग्नाइज़ करी हैं, जिनमें इन लोगों को PM 2.5 और PM10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, इन सब की जो पॉपुलेशन है, इन सब का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके लंग इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जितने भी लंग इन्फेक्शंस होंगे आपके, वो हमेशा इनकी वजह से होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि लंग इन्फेक्शन ना हो लोगों में, इसीलिए सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया है, जिसके अंदर इनको PM 2.5 और PM10 की कॉन्सेंट्रेशन को एटलीस्ट 20% तक डिक्रीज़ करना है। कब तक? 2024 तक, है ना। और विद 2017 एज द बेस ईयर फॉर कंपैरिजन। ठीक है, इसका मतलब अगर 2017 में पूरे इन 102 सिटीज़ में 100 यूनिट ऑफ PM 2.5 रिलीज़ होती थी, तो 2024 तक आते आते सिर्फ 80 यूनिट ही रह जानी चाहिए PM 2.5 की, है ना। इसका मतलब बाय 20% डिक्रीज़ करना है, एटलीस्ट लिखा है। 80 तो होनी ही चाहिए, 80 से नीचे ले आओगे तो बहुत ही कमाल की बात है ना। तो बट 80 तो कम से कम लेकर आओ, उसी में लोगों को ये है कि डाउट कि लेकर आ पाएंगे कि नहीं लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है। 102 सिटीज़ इन लोगों ने रिकॉग्नाइज़ करी हैं। PM 2.5 और PM10 सिर्फ ये दो हैं, बाकी जो NO2, SO2, ओजोन, ये सब नहीं है, ध्यान में रखना। सिर्फ PM 2.5 और PM10 ही है। और बेस ईयर आपका 2017 और जो आपका टारगेट ईयर है दैट इज़ 2024। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इनिशियली आपका 102 सिटीज़ हैं विच आर दी नॉन अटेनमेंट सिटीज़। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बेसिकली हैं यार आपकी, जैसे जितने भी CPC भी है एक हमारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वन इज़ दी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें बेसिकली क्या है, इसने एक प्रोग्राम चला रखा है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसके अंडर PM 2.5, PM10, SO2 और NO2 ये 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर ये बताते थे कि भी उस जगह पर जो पोल्यूशन का लेवल है वो कितना है। ठीक है, ये तो NAQMP के अंडर 4 पोल्यूटेंट्स हैं। जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसमें PM 2.5 और PM10 ही है। तो
इस ऑब्जेक्टिव इस स्कीम के चलते हुए, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के चलते हुए, जिस जिस सिटी ने इस पर ढंग से परफॉर्म नहीं किया, उस सिटी को उन्होंने बोला है दैट सिटी इज़ द नॉन अटेनमेंट सिटी। तो ऐसी 102 सिटीज़ निकल कर सामने आई हैं जिसने अंडर दिस प्रोग्राम अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, तो जितने भी आपके 2011 और 15 के बीच में इन सिटीज़ ने अच्छा काम नहीं किया, तो उन सिटीज़ में स्पेशली ये NCAP को हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसी सिटीज़ भी शामिल हैं और साथ में कुछ टियर 2 सिटीज़ भी हैं। हम लोगों ने भी बात करी थी टियर 1 सिटीज़ की, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है, एजुकेशन लेवल बहुत हाई होता है, मतलब ये मेगा सिटीज़ होती हैं दिल्ली, मुंबई जैसे। टियर 2 सिटीज़ होती हैं आपकी नॉर्मल सिटीज़, जैसे वाराणसी होगी सिटी आपकी, अम्बाला हो गई आपकी सिटी, है ना, तो ये टियर 2 सिटीज़ में आते हैं मेनली। तो ऐसी सिटीज़ भी हैं, टियर 1 भी हैं, टियर 2 भी हैं, तो उनको इन लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया है, जिसके अंडर ये NCAP को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो नॉर्मली ये लोग इंडोर एयर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक ऐसा एयर पोल्यूशन, या तो कोई अगर लेडी जो अपने घर पे खाना बना रही है चूल्हे का यूज़ करके, है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत धुआं लंग्स में चला जाता है, बहुत PM 2.5 रिलीज़ होता है। तो इंडोर एयर पोल्यूशन को भी हमें ख़त्म करना है, साथ के साथ आउटडोर एयर पोल्यूशन के साथ। ठीक है, मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे कि भाई किस सिटी ने कितनी इंप्रूवमेंट करी है, उसको मेजर करने के लिए स्टेशंस लगाओ, है ना, डेटा एनालिसिस करो कि भाई ऐसा सिटी ने क्या किया है कि जिसकी वजह से उसका जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो गया है, वो पता लगाओ। रिसोर्स अब अपॉर्शनमेंट स्टडीज़ कि भाई कैसा, कितने रिसोर्सेज किसी भी स्टडी को, किसी भी सिटी को चाहिए हैं, वो कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे वो बताओ। पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर करो, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, जब तक किसी भी एरिया को आपको स्वच्छ बनाना है, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं है, तो दैट मिशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल इवन आफ्टर द 100% इनिशिएटिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में सिटी स्पेसिफिक प्लान लाए जाएंगे फॉर दीज 100 पोल्यूटिंग सिटीज़। मतलब 102 सिटीज़ जो हैं, इनके नॉन अटेनमेंट होने की जो वजह है वो अलग अलग हो सकती है। किसी में PM 2.5 ज़्यादा है, किसी में व्हीकल ज़्यादा चलते हैं, किसी में इंडस्ट्रीज ज़्यादा है ना, तो इन सभी के रीज़न कुछ अलग हो सकते हैं। इस वजह से आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग प्लान्स तैयार करवाए जाएंगे अंडर दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इन्हीं 102 सिटीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ NCAP और किसने ये रिलीज़ करा है और क्या इसका बेसिक इनिशिएटिव है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। देखो यार, हम लोगों ने एक बार पिछले करंट अफेयर्स में पेरिस अग्रीमेंट किया था। पेरिस अग्रीमेंट में हम लोगों ने देखा था, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए था, दिस अग्रीमेंट वॉज टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज। तो हर एक कंट्री, जैसे इंडिया एक कंट्री है ना, चाइना और USA, हम 3 कंट्रीज़ मान लेते हैं इसमें। तो इंडिया, चाइना, USA की अलग अलग कैपेसिटीज़ हैं, अलग अलग डेवलपिंग नेचर है। इंडिया के पास पैसा थोड़ा सा कम है, चाइना के पास हल्का सा पैसा ज़्यादा है, USA के पास तो बहुत ही पैसा है। तो जितना ज़्यादा उसके पास पैसा है, उतना ही उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बेसिक नेसेसिटीज़ भी ज़्यादा हैं। उनके मतलब टेक्नोलॉजी उनके पास है कि भाई वो क्लीन टेक्नोलॉजी से अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सके, बट इंडिया और चाइना के पास तो नहीं है इतनी। तो इन सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने हिसाब से टारगेट रखे थे। इंडिया का कुछ एक टारगेट था कि भाई मैं 2030 तक ये कर दूंगा पेरिस एग्रीमेंट के अंडर। चाइना का एक टारगेट था कि भाई मैं ये टारगेट अचीव कर लूँगा इतने साल तक। USA का अलग टारगेट है। तो हर एक कंट्री ने ना अपने लिए खुद टारगेट चूज़ किया है, ताकि वो अपने हिसाब से क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन प्ले कर सके अंडर दिस पेरिस एग्रीमेंट। तो इसी हर एक टारगेट जो हर एक कंट्री करती है, तो हर एक कंट्री ने अपने क्या रिलीज़ करे हैं, INDC रिलीज़ करे थे। INDC इज़ बेसिकली इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। मतलब एक ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो नेशन ने खुद डिटर्मिन किए हैं और इंटेंडेड हैं, मतलब ये तो हम कम से कम करेंगे। तो NDC जो TIA है, ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, ये रिलीज़ किया गया था बाय दिस इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ द जर्मन मिनिस्ट्री
फॉर द एनवायरमेंट, मतलब जर्मनी की सरकार है यार, बेसिकली जर्मनी की सरकार ने ये एक इनिशिएटिव रिलीज़ किया था जिसके अंदर इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया और चाइना, इन्हीं 3 कंट्रीज़ में जो भी ट्रांसपोर्ट के रीजन्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनको डीकार्बनाइज करना है। डीकार्बनाइज का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कार्बन शुड बी रिड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ कार्बन शुड बी रिड्यूस्ड। या तो ये कार्बन CO2 की फॉर्म में हो सकता है, मीथेन की फॉर्म में हो सकता है, CH4 की फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है ना। तो ये बेसिकली आपको डीकार्बनाइज करना है ट्रांसपोर्ट को इन तीन कंट्रीज़ में, इंडिया, वियतनाम और चाइना। तो इसी मिशन के अंडर, इसी इनिशिएटिव के अंदर नीति आयोग ने एक रिलीज़ किया था ये NDC इनिशिएटिव फॉर एशिया। नीति आयोग ने अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करने के लिए इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्या इनिशिएटिव है। पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, किसने चलाया है? जर्मनी ने ये चलाया है ना। और ये बेसिकली किसके लिए है? टू डीकार्बनाइज द ट्रांसपोर्ट। जितने भी आपके पेट्रोल या फिर डीजल के व्हीकल्स हैं, उनसे जो भी एग्जॉस्ट निकलता है उसमें कार्बन जो होता है उसको कम से कम करना है। ये कम से कम कैसे होगा? या तो आप अपने इंजन्स जो हैं वो थोड़े से अच्छे लेकर आओ, इंजन्स लेकर आओ, या फिर आप पेट्रोल या डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करो, या फिर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं भी यूज़ करने तो गाड़ियों में आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की गाड़ियाँ ले लो, है ना। तो बेसिकली मकसद जो है आपके ट्रांसपोर्ट का डीकार्बनाइज करना है कि कम से कम जो कार्बन है आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो सके। ठीक है, तो इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए नीति आयोग ने आपका ये NDC TIA के तहत डीकार्बनाइज करने के लिए ट्रांसपोर्ट को इसको इम्प्लीमेंट किया था, जो एक इनिशिएटिव जर्मनी की सरकार ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो जर्मनी का बेसिकली आपका एक गवर्नमेंट है, उसकी साथ में नेचर कंजर्वेशन एंड नेचर सेफ्टी, न्यूक्लियर सेफ्टी सॉरी, इसके साथ मिलकर कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है बेसिकली। तो यार ये बट आप जर्मनी थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या इनिशिएटिव है, किसने ये लॉन्च किया है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने देख लिया कि भाई 4 साल के लिए काम करेगा और ये हेल्प करेगा इंडिया को उसके INDCs को इम्प्लीमेंट करवाने में। जैसे हमने बात करी थी पेरिस एग्रीमेंट की, उसके अंदर हर कंट्री ने INDC अपने डिसाइड किए थे। इसके अंदर 3 INDC इंडिया ने भी डिसाइड किए थे, 3 INDC डिसाइडेड बाय इंडिया ऑल्सो। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कमेंट करना वीडियो के नीचे कि भाई वो 3 INDC कौन से थे इंडिया ने जो डिसाइड किए थे, क्योंकि हम लोग पहले करंट अफेयर के सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर महसूस होगा। ठीक है, तो आपको ये 3 INDC क्या है थोड़ा सा पता करके लेकर आना, कमेंट करना और अपनी कॉपी में लिख लेना साथ साथ। ओके, तो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है वो चलाया क्यों गया है? क्योंकि इंडिया ने अपने INDCs को अचीव करना है बाय 2030। 2030 तक इंडिया ने जो भी टारगेट रखे हैं अपने पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, उनको अचीव करना है, एटमॉस्फेयर में कार्बन कम से कम रिलीज़ करवाना है। इस वजह से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आपने ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका ढोले, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने बहुत ज़्यादा काम किया है टू कंजर्व दिस एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो स्टडी ने बोला है कि एक तो मिलता कहाँ पर है, ऑब्वियसली जहाँ पर ये है कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो ये न्यूज़ में था वहीं पर तो ये मिलेगा, तो वहाँ पर ये मिलता है। अगर हम इसके नॉर्मल स्टेटस की बात करें, ठीक है, तो ये आपका सोशल कार्निवोर है जो पाया जाता है आपका इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में आपका ये इंडोनेशिया आ गया, म्यांमार आ गया, है ना, आपका वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज़ आ गई, यहाँ पर ये मिल जाता है। ठीक है, अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो ये है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब है कि अगर इसको कंजर्व नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो IUCN बेसिकली क्या है आपका? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो IUCN ना हमेशा एक लिस्ट निकालती है, दैट द रेड लिस्ट कैटेगरी, दिस इज़ रिलीज्ड बाय द IUCN। इसमें ना ये किसी भी स्पीशी को एक्सटिंक्ट बताती है,
एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बताती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या नहीं है, वो एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, लीस्ट कंसर्न है या डेटा डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ये 8 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड करती है सभी स्पीशीज़ को। तो इसके अकॉर्डिंग जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये धोले जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है ये आता है। ठीक है, तो हम IUCN हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अपना साइट्स इज बेसिकली आपका कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड, देखो नाम से ही क्लियर है, इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज, इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा मतलब फ्लावर्स और फौना मतलब एनिमल्स, प्लांट या एनिमल्स। तो इस कन्वेंशन के अंदर जो भी पार्टीज मेंबर हैं वो ये कहती हैं कि भाई अपेंडिक्स 2 में इसको डालो। अपेंडिक्स 2 में इसको डालने का मतलब है कि अभी ये इतना थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन नहीं है, अभी इट इज़ नॉट थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, बट अगर हम लोगों ने इसकी कंजर्वेशन नहीं करी तो आने वाले कुछ टाइम में ये एक्सटिंक्ट हो सकता है। ठीक है, तो साइट्स का अपेंडिक्स 2 में है ये। और जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, उसमें ये शेड्यूल 2 में है। इसका मतलब इसकी हंटिंग या पोचिंग दोनों ही प्रोहिबिटेड है, और अगर आप ऐसा करते हो तो दैट इज़ इलीगल ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा और उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो IUCN में एंडेंजर्ड है, साइट्स कन्वेंशन में अपेंडिक्स 2 में है कि भाई कंजर्व करके रखना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है इंडिया का वो उसमें शेड्यूल 2 में है। ठीक बात है, चलो तो इतना हमें पता होना चाहिए था फॉर दी धोले एशियाटिक वाइल्ड डॉग। आपको पता है इंडिया में किस स्टेट में मिलता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश एंड थोड़ा सा साउथ वाला एरिया भी है ना, आपका ये पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज में भी ये मिल जाता है ईजिली। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका नेशनल हैंडलूम डे। हैंडलूम डे तो देखो यार मनाया कब जाता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन दी 7th of August। और ये पहली बार कब मनाया गया था, 2015 में ये मनाया गया था, रिसेंटली ही स्टार्ट किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। और 7 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं हम लोग, क्योंकि इस दिन 1905 में कलकत्ता में स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट किया गया था, स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। हमें पता है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था क्योंकि जितने भी ब्रिटिश थे उन लोगों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था। बंगाल को हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में डिवाइड कर दिया था ताकि जो हमारी यूनिटी है उसको ये लोग तोड़ सकें। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की इनकी पॉलिसी बहुत पुरानी रही थी, है ना। तो इस वजह से लोगों ने इसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट चलाया था कि भाई हम सारे के सारे जो कपड़े जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ इंडिया में बनी हुई यूज़ करेंगे, कोई भी हम ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जो ब्रिटेन ने अपने यहाँ से इंडिया में भेजी है। तो जो भी सारी की सारी चीज़ें थी उन सबको जला दिया गया था, उन चीज़ों को। तो दैट वाज दी स्टार्टिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो वो भी 7 अगस्त को ही स्टार्ट किया गया था, तो इसी दिन ही हम लोग नेशनल हैंडलूम डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो हल्की सी हिस्ट्री आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल डन इन 1905। ठीक है, चलो तो आपको डे ध्यान रखना है और ये किस दिन मनाया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है, क्यों मनाया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा स्टार्टअप कॉन्टेस्ट है चुनौती। देखो यार पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ चुनौती टर्म इज रिलेटेड विद विच काइंड ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, तो इनिशिएटिव बेसिकली है आपका ये मेटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेटी का ये इनिशिएटिव है जिसमें बेसिकली क्या होगा, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट्स हैं खास करके जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उनको हम लोग बहुत सस्ता बना सकें और नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें ताकि लोगों तक जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं अगर वो फिज़िकली नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम किसी ऐप के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हैक ना हो, जो हैंग ना हो, उसके थ्रू इनकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की जा सके। ठीक है, तो ये चुनौती एक कॉन्टेस्ट है, स्टार्टअप कॉन्टेस्ट है कि भाई पहली बार मौका दिया गया स्टार्टअप्स वालों को कि भाई जो रिसेंटली अभी अपना चीज़ें शुरू कर रहे हैं तो उनके पास ये मौका है कि वो एक ऐसे स्टार्टअप प्रोडक्ट्स बनाएं जो एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें, है ना। मेजर इनोवेशंस इन दी मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक चीज़ों को डायग्नोज करने में, और प्रिवेंटिव एंड साइकोलॉजिकल केयर, खास करके हम लोग फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के ही वेल बीइंग से वाकिफ़ हैं, तो दोनों ही हमने इंश्योर करनी है।
और ऐसे कोई अगर प्रोडक्ट कोई स्टार्टअप कंपनी बना पाए, स्टार्टअप कोई इंडिविजुअल बना पाए, तो उसको 25 लाख की सीड फंडिंग मिलेगी। मतलब उसको बिजनेस को शुरू करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और उसके बाद जब वो डेवलप हो जाएगा तब तो उसको ऑलरेडी पैसे आते ही रहेंगे, है ना। तो इस बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसमें जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको नए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इनवाइट किया गया है। और ख़ास करके वो सॉफ्टवेयर, वो ऐप जो आप मेडिकल हेल्थ केयर या डायग्नोस्टिक या फिर साइकोलॉजिकल केयर में आप यूज़ कर सको। ठीक है, आप इसकी यार डेफिनेशन कह रही हूँ, सॉरी, फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना प्लीज़, क्योंकि फुल फॉर्म पर भी छोटे पर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चुनौती इज बेसिकली चैलेंज हंट अंडर NGIS फॉर एडवांस्ड अनइनहेबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। ठीक है, तो जो आपका NGIS है दैट इज़ नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम, दैट इज़ नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम। तो बस यार इसकी बस फुल फॉर्म ध्यान में रख लेना, बाकी तो नॉर्मल ही है। ये कंसेप्ट तो पता ही आप लोगों को, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने हैं, स्टार्टअप कंपनीज़ को पैसे देंगे बनाने के लिए, है ना। तो जिसमें हम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, खास करके ऐसे टाइम में जब कोरोना की वजह से लोग हॉस्पिटल को विजिट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा चुनौती के बारे में ध्यान में रखना है। किसने रिलीज़ किया है? मेटी ने रिलीज़ किया है, और क्या इसके पीछे का कंसेप्ट है, वो दोनों चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक बात है, चलें आगे। नेक्स्ट है हमारा KVIC का हनी मिशन। KVIC इज बेसिकली खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, ये आपका 1956 में बनाया गया था। ठीक है, तो स्टैचूटरी बॉडी है एक तरीके से, ये इट इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी, क्योंकि ये एक्ट के अंदर बना है। और साथ में किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो इस बेसिकली जो KVIC है वो एक हनी मिशन चलाती है। हनी से ही आपको ध्यान में लग जाना चाहिए कि दिस मिशन इज़ टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ शहद और हनी। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इस मिशन के अंडर जितने भी माइग्रेंट्स लौटे थे उत्तर प्रदेश में, उनको इन लोगों ने 700 बी बॉक्सेस दिए थे। बी बॉक्सेस बेसिकली एक छोटा सा एक डब्बा टाइप सा होता है, उसमें कई सारी बीज होती हैं जो स्पेसिफिकली जो है शहद बनाती रहती हैं। तो उस शहद की प्रोडक्शन को थोड़ी सी बढ़ाते रहते हैं ये लोग। तो इस वजह से ये हनी मिशन जो थोड़ा सा न्यूज़ में था, क्योंकि ये 70 माइग्रेंट्स को ये प्रोवाइड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि 70 को दिया गया, कितना को दिया गया, अपने लिए हनी मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हनी मिशन है दैट वाज लॉन्च्ड इन 2017, किसके द्वारा? बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्पेसिफिकली टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, और साथ में इससे होगा क्या? इट विल स्टार्ट टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स ऑल्सो, डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स ऑल्सो, क्योंकि कई फार्मर जो एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, तो अगर ये एपीकल्चर भी करने लगे, है ना, एपीकल्चर इज़ बेसिकली आपका बी कीपिंग, तो ये बेसिकली अगर इनको प्रोवाइड करते हैं सरकार की तरफ से, बॉक्सेस मिलते हैं, बी बॉक्सेस मिलते हैं, है ना, तो उसमें स्पेसिफिकली इनको हनी प्रोड्यूस होगा जिसको वो बेच सकेंगे, और अल्टीमेटली जो है इनकी इनकम में बढ़ोतरी तो होगी ही ऑब्वियसली, है ना। तो इसलिए KVIC ने हनी मिशन चलाया था टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड टू इंक्रीज द हनी प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक बात है, तो अपने कोई चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे ये मिशन माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प कर सकता है। देखो यार, अभी जो रिसेंटली है, जितने भी हम अगर हम सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें, तो हनी प्रोड्यूस अगर हमारे इंडिया में ही होगा, डोमेस्टिकली ही हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं से हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, दैट विल हेल्प द इंडिया का आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, इससे तो ये भी हो रहा है, साथ में जो इनकम है फार्मर्स की वो भी बढ़ रही है। तो ये माइग्रेंट वर्कर जिनके पास अभी कुछ काम करने के लिए नहीं है, तो उनको अगर ये सरकार ऐसे बी बॉक्सेस प्रोवाइड करती है जिसमें हनी बेसिकली बनता है, तो उस वजह से वो उस हनी को बेचेंगे, उस बेचने की वजह से उनके पास पैसे आएंगे। तो जो इकॉनमी रुकी हुई थी और माइग्रेंट वर्कर्स को कहीं काम और नहीं मिल रहा था, तो उनको अब काम मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स एंड द KVIC का हनी मिशन। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट है आपका अर्थ का ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे हम लोग मनाते हैं, अब की बार हम लोगों ने मनाया है 22 अगस्त को।
देखो अगर आप ये इमेज देख पाओ जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, जून जुलाई तक आते आते जितने भी, देखो ओवरशूट का मतलब क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो अर्थ के पास हैं और ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन को चाहिए हैं पूरे साल के लिए, ऑल राउंड द ईयर के लिए। अगर रिसोर्स जितने अर्थ के पास हैं अगर वो पूरे साल चल जाएं ह्यूमैनिटी के लिए, तब तो मतलब अर्थ का ओवरशूट डे नहीं आ रहा है, तो 31 दिसंबर ही है। मतलब ओवरशूट का मतलब है कि जब अर्थ के रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं फिर भी ह्यूमैनिटी उनको यूज़ करे जा रही है पूरे साल के लिए, इसका मतलब अब अर्थ की जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है। तो हमने ये देखा है जनवरी में पूरे के रिसोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अर्थ के पास है, फरवरी में अर्थ के पास है, मार्च भी, अप्रैल भी, मई और जून। जुलाई आते आते क्या हो रहा है, जो रिसोर्सेज हैं उन पर ये बैटरी का लाल साइन आता चला जा रहा है, इसका मतलब अर्थ के रिसोर्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और 22 अगस्त तक आते आते सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ये रिसोर्सेज हमारे अगले साल वाले हैं, मतलब हमें जो रिसोर्स हम अभी सितंबर में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे जनवरी वाले थे अगले साल के, 2000 अगर हम 22 की बात करें तो, ठीक है। इसका मतलब अगर पूरे इंडिया को, इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को पूरे साल 365 डेज़ के रिसोर्सेज अगर यूज़ करने हैं तो उनको कम से कम 1.4 अर्थ चाहिए, मतलब उनको 1.5 अर्थ चाहिए है। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही अर्थ है ना, क्योंकि पूरे प्लैनेट, पूरे सोलर सिस्टम में और कहीं तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, तो एक अर्थ है जिस पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा तरीके से रिसोर्स की एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, डिप्लीशन कर रहे हैं कि हम लोग अगस्त तक आते आते ही पूरे साल के रिसोर्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो जो रिसोर्स हम सितंबर में यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली अगले साल वाले हैं। तो धीरे धीरे करके ऐसे क्या हो रहा है, अर्थ का ओवरशूट डे पास आता चला जा रहा है। अगस्त 22 से फिर ये अगस्त 20 जाएगा, फिर ये जुलाई 20 जाएगा, है ना। इसका मतलब हम लोग आधे साल में ही पूरे साल के रिसोर्स ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये अर्थ ओवरशूट डे हर साल निकाला जाता है, इस साल ये 22 अगस्त आया है। दिस हैज़ बिन रिलीज बाय द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ओवरशूट डे निकालता है कि कब हम इसको बेसिकली मनाते हैं, ठीक है। तो आपको हल्का से इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और साथ में सिग्निफिकेंस यही है कि यार कि ये जो ये नेटवर्क है ये ओवरशूट डे मनाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि ह्यूमंस डिमांड फॉर रिसोर्सेज इन द अर्थ एक्सीड द कैपेसिटी दैट कुड बी जनरेटेड बाय द अर्थ फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक साल में इतने रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर जाते हैं जितना कि अर्थ जनरेट नहीं कर पाती। इसका मतलब अर्थ को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक बात है। तो इस वजह से हम देख लेते हैं कि भाई जितना ज़्यादा ये डे पास आता चला जाएगा जुलाई से जून में, जून से मई में, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है, उतना ही हमारे लिए हानिकारक है ये। तो हमें कोशिश करनी है कि 22 अगस्त से 22 सितंबर जाए, 22 जुलाई ना आए, ठीक बात है। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले वाले करंट अफेयर्स में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बेसिकली क्या है कि जो भी ह्यूमन अपने डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो भी चीज़ों को, या तो फॉरेस्ट को काटता है या फिर उसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन की रिलीज़ करता है ना, तो जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं फॉर आवर डेवलपमेंट, कि हमारी इकॉनमी हमें सुधारनी है, हमें अपना जो है स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, कुछ भी अगर हमें करना है, तो हम लोग कितना ज़्यादा इकोलॉजी के साथ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। जितने ज़्यादा ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होंगे इसका मतलब उतना ही ज़्यादा हम लोगों ने डिप्लीशन भी करी है। तो हमें जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, तो ना ये देखो ये फुटप्रिंट है, अगर ये फुटप्रिंट थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा होता, इसका मतलब जो पहले नेचर था यहाँ पर वो हम लोगों ने सारे डिस्ट्रॉय कर ली है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो थोड़ा सा हमें ये जो फुटप्रिंट है थोड़ा सा कम करना है, ताकि हम लोग नेचर के साथ साथ अपना जो इकॉनमी है उसको भी डेवलप कर सकें। ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट को बचाने के चक्कर में इकॉनमी लुट जाए और इकॉनमी को बचाने के चक्कर में एनवायरनमेंट की हम लोग बहुत ज़्यादा ख़राब हालत कर दें। तो दोनों ही ऐसे सिचुएशंस एक्सेप्टेबल नहीं है, बैलेंस शुड बी देयर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ दी की, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ पर आपकी इकॉनमी एंड एनवायरनमेंट बोथ शुड कम इनटू हार्मोनाइजेशन, ओके। चलो, चंद्रयान 2 कंप्लीट्स अ ईयर राउंड मून इन द लूनर ऑर्बिट। अपने को पता है चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, कब पहुंचा था। इट वाज लॉन्च्ड ऑन दी 2019, ठीक है। तब कब पहुंचा था ये उस ट्रेजेक्ट्री पर, 6 सितंबर 2019 में बेसिकली ये पहुंचा था। तो अगर हम देखें चंद्रयान 2 ये कैसा मिशन था, ये आपका ऑर्बिटर मिशन भी था
जो चांद के अराउंड हमारी सैटेलाइट घूम रही है, ऑर्बिटर भी था ये, है ना। और साथ में ये लैंडर मिशन भी था। लैंडर मिशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ मून के सरफेस पर लैंड करेगी, है ना, और लैंड करने के बाद वहाँ पर चलेगी, रोबोट टाइप सा ये होगा, और ये बहुत पास से मून की सॉइल पर क्या है उसको पता लगाएगा। ठीक है, तो लैंडर मिशन था ये। तो इंडिया ने लैंडर मिशन भेजा था जिसका नाम था, उस लैंडर का नाम था विक्रम, है ना। द नेम ऑफ द लैंडर वॉज विक्रम। तो ये लैंडर का नाम था। जो लैंड करने के बाद जो रोबोट उसमें से निकलता, है ना, जो रोवर था बेसिकली, दैट वाज दी आपका प्रज्ञान, है ना। जो रोबोट था उसका नाम था प्रज्ञान और जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। तो 2019 6 सितंबर को मून के सरफेस पर लैंड करते टाइम विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था, है ना। तो मतलब लैंडर मिशन तो अभी रहा नहीं, तो सिर्फ ऑर्बिटर ही रह गया। तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसने अभी रिसेंटली एक अपना पूरा साल कवर कर लिया था सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं आपके अगस्त 2020 की। ठीक बात है। तो आपने ध्यान में रखना क्या चीज़ थी, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर मिशन भी था, लैंडर भी था और रोवर मिशन भी ये था। ठीक है, सेम इस तरीके से हमने 2008 में चंद्रयान 1 भी भेजा था। चंद्रयान 1 भी आपका लूनर ऑर्बिटर भी था और आपका इम्पैक्टर भी था, ये भी लैंडर मिशन था, लेकिन ये भी ड्यूरिंग द लैंडिंग ये भी क्रैश हो गया था। तो दोनों ही क्रैश हो गए हैं। इसरो ने ये भेजे थे, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली इसने अपना 1 साल पूरा किया है ऑर्बिट में, मतलब एक पूरा चक्कर लगा लिया है इसने मून का। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, रिलीज़ किसने किया है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था। चलो नेक्स्ट आपका इंडक्शन ऑफ निंजा यूएवी। यूएवी क्या होते हैं, बेसिकली आपके अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं, सॉरी आर्म्ड नहीं, एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, टाइप्स ऑफ ड्रोन्स। तो जो ड्रोन्स हैं बेसिकली आपको पता होगा कि भाई सरफेस है ऊपर, ये ड्रोन उड़ते रहते हैं इस तरीके से, तो नज़र रखते रहते हैं जगहों पर। तो ये इंडियन रेलवे ने पहली बार एक निंजा नाम का यूएवी को लॉन्च किया है, जो किसके लिए काम आएगा, वो ट्रैक्स जो भी हैं रेलवे ट्रैक्स उनकी मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, जितने भी सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम्स है कि क्या कोई ट्रैक को उखाड़ के तो नहीं लेके जा रहा, क्योंकि कई बार होता है कि भाई चीज़ें लोग उखाड़ के ले जाते हैं और बेच देते हैं मार्केट में, तो उसके लिए, या फिर अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो उसके टाइम रेस्क्यू करना है, रिकवरी करनी है डिज़ास्टर साइट्स पर, तो उसके लिए भी कि भाई कौन सा पर्सन वहाँ फंसा हुआ है, तो उसके लिए भी निंजा यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये तरीके से दौड़ेगा ये निंजा यूएवी। रेलवेज़ ने स्पेसिफिकली अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए इसको रिलीज़ किया है। तो आपने निंजा का नाम ध्यान में रखना है कि ये निंजा यूएवी है इसका नाम, ये डीआरडीओ वगैरह ने लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि यूएवी लॉन्च करना डीआरडीओ का बेसिकली काम होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली इंडियन रेलवेज़ ने किया है अपने ट्रैक्स और अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए। ठीक बात है, तो आपको चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका सृजन पोर्टल। सृजन पोर्टल एक तो आपने ध्यान रखना है किसने रिलीज़ किया है, तो ये पोर्टल है बेसिकली क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कई सारी इन लोगों ने एडअप करी है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, है ना, तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई किसने लॉन्च किया है। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसने ये लॉन्च किया है। इस सृजन पोर्टल के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी सारी किसके रिगार्डिंग, कि भाई कौन से प्रोडक्ट जो है इंडिया वो इंपोर्ट करती है, या फिर कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम लोग आने वाले टाइम में इंपोर्ट करेंगे, है ना, विल इंपोर्ट। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन अगर ये होती है, तो अगर किसी कंपनी को ये लगता है, इंडियन कंपनी को अगर ये लगता है कि भाई आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कंपनी है, मैं ये बना के देता हूँ आपको, सस्ते में बना के दूंगा, अच्छा बना के दूंगा, तो इस वजह से आप इंपोर्ट मत करो। तो इस वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी उसको कहाँ से मिली है कंपनी वाले को, इस सृजन पोर्टल से मिली है। ठीक है, तो देखिए तो इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड आइटम्स देन प्राइवेट सेक्टर कैन लोकली डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। तो जो भी डिफेंस इक्विपमेंट प्राइवेट सेक्टर वाला डिज़ाइन कर सकता है, डेवलप कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो उसको इंडिया को इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बेसिक जो मकसद ही ये है कि हमने इंपोर्ट को रोकना है डिफेंस के रिगार्डिंग। तो डिफेंस के रिगार्डिंग इंपोर्ट रुक जाएगा, हमारा जो डॉलर है वो भी बाहर नहीं जाएगा, तो इससे इकोनॉमी भी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, और जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे खुद के कंपनी के बनाए हुए होंगे, तो कम्युनिकेशन गैप भी इतना नहीं आएगा, है ना। क्योंकि कई बार होता है कि यूएसए वाले हमें कोई चीज़ बना के देते हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है कि हमारे समझ में नहीं आती इतनी,
तो बार बार हमें उनको बुलाना पड़ता है कि भाई ये ख़राब होगी, इसको ठीक कर जाओ ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी जब अगर इम्पोर्ट रुक जाएगा और प्राइवेट सेक्टर हमारा इसको डिज़ाइन कर पाएगा। ठीक है, तो सृजन पोर्टल है, आपको पता लग गया कि इसमें इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग प्रोवाइडेड है और ये कौन रिलीज़ करता है। इट इज़ बीन रिलीज्ड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट है आपका सार्थक ऑफशोर पेट्रोल वेसल। देखो यार, आपने ध्यान रखना है, ऑफशोर पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, निगरानी रखना ना। तो जो भी आपका इंडिया में, अगर हम कोस्ट की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, तो पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है, इस पर निगरानी रखने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बना के रखते हैं। तो इंडिया ने भी ये रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड को ये सौंपा था प्रोजेक्ट कि भाई आपने जो ये ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, ये कहीं से इंपोर्ट नहीं करने हैं, ये आपने खुद बनाने हैं अपनी ही कंट्री में। ठीक है, तो अभी इसका इंडिया ने बोला था कि भाई आपने 5 बनाने हैं, 5 OPVs आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो उन 5 में से ये जो चौथा है, ये रिसेंटली रिलीज़ किया गया था, जिसका नाम है आपका सार्थक। ठीक है, अगर हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें की बात करें तो आपने ध्यान में रखना है, जो 5th है दैट वाज सक्षम। ठीक है, सक्षम है। 4th आपको पता ही लग गया है कि ये सार्थक है। पहले वाला आपका था सुचेत, दूसरा था आपका सुजीत और तीसरा था आपका सजग। ठीक है, देखो नाम थोड़े से इंडियन टाइप्स ही हैं क्योंकि हमें यही याद रहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये 5 नाम ध्यान में रखने हैं कि दीज आर दी ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल जो इंडिजिनसली इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने लिए बनाए हैं। और ये किसने कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये बनाए हैं आपके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, GSL ने ये बनाए हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो दी आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा एजेंडा है कि भाई हम लोग अपनी ही कंपनी, अपनी ही कंट्री में बनाई हुई जो चीज़ें होंगी उनको यूज़ करेंगे। तो दैट कम अंडर दिस कॉन्सोनेंस। ठीक है, तो आपको ये 5 OPVs ध्यान रखने हैं। 5 के 5 ही रिलीज़ किए जा चुके हैं इस डेट तक, क्योंकि हम तो अगस्त वाले पढ़ रहे हैं ना। तो अगस्त में 4th रिलीज़ किया गया था, 5th जो सक्षम है उसको भी रिलीज़ किया जा चुका है। ठीक है, सुचेत, सुजीत, सजग, सार्थक एंड सक्षम, दे आर कॉल्ड दी सक्षम क्लास ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल। मतलब पूरा का पूरा एक ये मिशन है, इसके अंदर ये 5 आते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये क्या है, ऑफशोर पेट्रोलिंग ये वेसल है, इसका नाम क्या है, क्या ये इंडिजिनसली मेंटेन्ड है या हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। तो आपको इसके नाम थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट है अपना, अमेज़न ने लॉन्च किया है इतना आसान है कैंपेन। हम लोगों को पता है कि कई सारे जो लोग हैं आजकल कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से फिजिकल मार्केटिंग में विश्वास नहीं करते ताकि कोरोना उनकी बॉडी में ना चला जाए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन ने ये कैंपेन लॉन्च किया है जिसके अंदर वो लोगों को जिन्होंने सामान खरीदना है, जो कंज्यूमर्स हैं, और जिन्होंने सामान बेचना है, जिन्होंने अपना सामान बेचना है ऑन दी अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म, उन दोनों को ही अवेयर करवाने के लिए कैंपेन चलाया है कि भाई अमेज़ॉन की जो ऐप है, जो वेबसाइट है, उस पर कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि वो चीज़ें खरीद सकें, और जो सेलर है उसके लिए भी बहुत आसान है कि वो अपनी जो चीज़ है वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, इतना आसान है। कैंपेन इज़ लॉन्च्ड बाय द अमेज़ॉन इंडिया स्पेसिफिकली टू प्रमोट द आइडिया दैट द बिजनेस शुड गो ऑनलाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है, इतना आसान है कैंपेन है, किसने लॉन्च किया है और क्या इसके पीछे का आइडिया है। ठीक बात है। चलो, कावकाज एक्सरसाइज होनी थी रशिया में, आपने ध्यान में रखना है। कावकाज एक्सरसाइज इज़ हैपन टू बी इन रशिया, लेकिन रशिया ने बेसिकली मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसमें चाइना को भी बुला लिया था। तो रशिया ने इंडिया को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया था, लेकिन क्योंकि इंडिया ने बोला कि अगर चाइना आएगी तो फिर मैं नहीं आऊँगा, तो इस बात पर दोनों की बहस होगी और इंडिया ने इस कावाकाज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कावाकाज जो एक्सरसाइज थी उसमें इंडिया को बुलाया गया था बट उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि रशिया ने चाइना, ईरान, पाकिस्तान, टर्की जैसी कंट्रीज़ को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की थी। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज वगैरह होती हैं इसमें हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज ये करते हैं ना कि भाई कोऑर्डिनेशन देखना कि कोई अगर डिज़ास्टर आ जाए तो सभी कंट्रीज़ आपस में मिलकर कैसे काम करेंगी, कैसे किसकी नेवी कौन सा रोल संभालेगी, है ना, किसकी जो आर्मी है वो कौन सा रोल संभालेगी, जो एयरफोर्स है वो कौन सा रोल संभालेगी। तो इन तीनों की ही कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच अदर
मतलब ये अगर इंडिया की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स है और ये चाइना की इंडियन नेवी, चाइनीज़ नेवी, चाइनीज़ आर्मी, चाइनीज़ एयरफोर्स है, तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए की जाती हैं एक्सरसाइजेज। बट इंडिया ने मना कर दिया कि भाई चाइना नहीं आएगी तो मैं नहीं आ रहा, तो चाइना को या तो हटाओ या फिर मुझे बुलाओ। ठीक है, तो एक चीज़ हम चूज़ कर सकते हैं, तो इंडिया ने पहले ही इसको मना कर दिया था। तो बस आपको नाम ध्यान में रखना है कि कावकाज जो एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्री की थी और इंडिया को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था, बट इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। आपको ध्यान में रखना है ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है वो कौन रिलीज़ करता है? इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो नाम से ही क्लियर है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस चेक करना है कि कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस है क्या कि भाई जो भी पैसे उसके पास थे क्या फ्यूचर में भी रहेंगे, कि क्या उसकी जो इनकम है वो फ्यूचर में आती रहेगी। तो रिगार्डिंग द इकोनॉमी कि आपके पूरे देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी लोगों में जो कॉन्फिडेंस है वो है या नहीं है, दैट हैज़ बीन सर्वेड बाय द आरबीआई। तो किन पैरामीटर्स पर सर्वे किया है? पैरामीटर्स आर दी इकोनॉमिक सिचुएशन, कि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्या इन्फ्लेशन घटेगी, तो सिचुएशन क्या रहेगी, इनकम, हमारी इनकम बढ़ेगी या कम होएगी, इनकम आएगी भी या नहीं आएगी, लॉकडाउन लग चुका है, कंपनियां बंद हो चुकी हैं, तो इनकम आएगी या नहीं आएगी, स्पेंडिंग, हम लोग कितना अपनी जो चीज़ें हैं स्पेंड कर सकते हैं, है ना। अगर हम स्पेंडिंग की बात करें ना तो स्पेंडिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका कंपलसरी स्पेंडिंग, मतलब जो आपको खर्च करना ही पड़ता है क्योंकि वो रोज़ की आवश्यकता है, जैसे फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, वो आपकी कंपलसरी स्पेंडिंग है। एक होती है आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आता है कि भाई ये आपकी लग्जरी की गुड्स हैं और आपके पास अगर पैसे होते तो आप इस चीज़ को खरीद लेते, लेकिन क्योंकि पैसे नहीं हैं, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है कंट्री का, तो इसलिए आप नहीं खरीद पा रहे हो। तो इसके बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, लोगों में क्या कॉन्फिडेंस है कि भाई क्या आगे आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी इनमें देखा गया है कि भाई हाँ नहीं बढ़ेगी, नेगेटिव साइन है। और नेक्स्ट है आपका प्राइस लेवल, कि क्या चीज़ों का जो प्राइस है वो घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको 5 पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस, इनकम, स्पेंडिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। तो ये पाँचों के पाँचों में ही कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा गड़बड़ाया है सभी लोगों का, अगर हम अगस्त की बात करें तो। ठीक है, क्योंकि मार्च में हमारा लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद कई सारे लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था, लोगों की सेविंग्स भी ख़त्म हो गई थी, है ना। तो इस वजह से लोगों में जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम हो गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि पैरामीटर्स क्या हैं इसको मेजर करने के, और कौन इसको रिलीज़ करता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज दिस सर्वे। ठीक बात है। तो इसने जो सर्वे ने ये देखा कि भाई लोगों में एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो जो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही हैं। जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है लग्जरी गुड्स पर वो भी रिड्यूस हो चुकी है। लोगों में जो एक ऑप्टिमिज्म है, जो आशावाद लोग हैं जो, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअली फ्यूचर में होगा क्या। ठीक है, तो इस वजह से भी ये सर्वे ने कॉन्फिडेंस को हल्का सा कम दिखाया है। ठीक है, बस वही है कि यार व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की ऑप्टिमिस्टिक हैं कंज्यूमर्स या पेसिमिस्टिक हैं, और ये पैरामीटर्स हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं, और रिलीज़ करता है आरबीआई, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या पैरामीटर्स हैं, कौन रिलीज़ करता है, और क्या फाइंडिंग देखी गई है, क्या सर्वे में निकल कर सामने आया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को देखनी है। चलो नेक्स्ट है हमारा इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा इन दी उत्तराखंड रीजन। किसके साथ मिलकर करेगी? उत्तराखंड गवर्नमेंट विद द कोलैबोरेशन ऑफ द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये स्नो लेपर्ड बेसिकली क्या है ना, वल्नरेबल सिचुएशन में है अभी। अगर हम IUCN की लिस्ट की बात करें तो वल्नरेबल है, इसका मतलब इसको एक्सटेंशन हो सकता है अगर इसको कंजर्व नहीं किया गया तो इसको कंजर्व करने के लिए पहली बार उत्तराखंड और UNDP ने मिलकर एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर खोला है, जिसमें देखेंगे कि भाई इसकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, इसको रहने के लिए जगह कैसी चाहिए है ना। इसको बेसिकली इसका जो जीन स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया जाएगा। तो बेसिकली जितना भी स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए जो काम होगा वो कैसे करना है, किन लोगों की हेल्प लगेगी, वो सब डिसाइड किया जाएगा थ्रू दिस सेंटर। ठीक बात है। अगर हम स्नो लेपर्ड की बात करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ये स्नो लेपर्ड है, तो जो माउंटेनियस एरियाज होंगे वहीं मिलेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन 5 स्टेट्स में आपका स्नो लेपर्ड आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। पहला कहाँ खुला है? सेंटर उत्तराखंड में खुला है। यूएनडीपी ने कोलैबोरेशन किया है और इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलता है, और IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में ये है। ठीक है, चलो, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ताकि इनकी पॉपुलेशन ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन अगर ख़त्म हो गई तो जो आपका इकोसिस्टम में जो भी स्टेबलाइजेशन होती है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। इकोसिस्टम स्टेबलाइजेशन हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी है यार, बचानी तो है ही, एनिमल्स को मार तो सकते नहीं, ख़त्म हो जाएगी तो बहुत चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, तो इसलिए इसको बचाना है। चलो, नेक्स्ट है हमारा, UAE ने स्टार्ट किया है पहला अरब का पहला फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। देखो यार, अपने को पता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं या तो हम लोग कोल पावर प्लांट से बना सकते हैं या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से बना सकते हैं। तो अरब वाले जो स्टेट्स हैं, जो UAE है, ईरान है, इराक है, वहाँ पर क्या होती हैं, जो चीज़ें हैं कोल की हेल्प से थोड़ी सी ज़्यादा चलती हैं, कोल की हेल्प से, पेट्रोल की हेल्प से। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अरब कंट्री है जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है। तो आपको ये कंट्री ध्यान में रखनी है कि अरब कंट्रीज़ ऐसी पहली बन चुकी है UAE जिसने अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका बाराकाह प्लांट। तो ये भी आ सकता है कि बाराकाह प्लांट जो है वो किस कंट्री में है और ये कैसा प्लांट है, क्या ये थर्मल पावर प्लांट है, कोल पावर प्लांट है, या फिर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, कंट्री का नाम ध्यान रख लेना, इसका नेशन का नाम ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? ये बेसिकली आपका 1400 मेगावाट का पावर प्लांट है, जो 1400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट ये कर सकता है। साथ में डिज़ाइन किसने किया है इसको? डिज़ाइन किया है इसका साउथ कोरिया ने, है ना। कोरिया की इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है साउथ कोरिया, और आप ये बात बोल सकते हो साउथ कोरिया और UAE ने मिलकर पहली बार UAE में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गया था अगस्त वाले महीने में, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, चलो, तो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये थैंक यू सो मच, यही थे अपने जितने भी करंट अफेयर अगस्त पार्ट 2 में हम लोगों को करने थे। तो अभी हम लोग अगस्त पार्ट 1 कर चुके हैं, तो पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जितने भी करंट अफेयर अगस्त महीने में रहे थे वो हम लोग अभी टोटली डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आगे आने वाले टाइम में हम लोग जुलाई वाले करेंगे। तो धीरे धीरे करके जितने भी पूरे महीने जो साल के करंट अफेयर हैं हम लोग धीरे धीरे करके ख़त्म करते चले जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने अगस्त से मार्च तक के कंप्लीट कर लिए हैं आई थिंक। तो उसके आगे भी हम जो है सारे चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग बस इसको रिवाइज़ करना, नोट्स में से एक बार पढ़ लेना ताकि चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएँ। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू योर स्टडी, है ना, ऑनलाइन भी। ओके, थैंक यू सो मच।